हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरेरा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। दोस्तों अब जो हाल ही में दोस्तों 1,70,000 जो पोस्टर निकाली, दोस्तों शासन ने 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती जो पोस्टर निकाली दोस्तों, उसमें दोस्तों हमारा एक सब्जेक्ट है दोस्तों जिसका नाम दोस्तों बिहार का जो जीके यानी कि बिहार का जो सामान्य ज्ञान दोस्तों, उसमें एक सब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों। आपने दोस्तों जब नोटिफिकेशन आया था दोस्तों उसमें पढ़ा था दोस्तों हमने कि जो इसका नोटिफिकेशन में दे रखा है, जिसमें जो हमने जो वीडियो बना दोस्तों, जो चयन प्रक्रिया, इसकी जो चयन प्रक्रिया दे रखी है, यानी कि जो लिखित 11वीं से 12वीं तक जो उच्च माध्यमिक के लिए दोस्तों, यानी कि सभी के लिए 1,00,000 जो 70,000 जो पोस्टर निकली दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों हमारे को यानी कि दोस्तों जो हमारा जो प्राथमिक था, यानी कि जो पहली से 5वीं तक जो था दोस्तों, उसके लिए जो शासन ने दोस्तों अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया था, जिसके अंदर दे रखा था कि बीएड वालों को उसके अंदर नहीं लिया जाएगा दोस्तों। यानी कि प्राथमिक वाले में जो बीएड दोस्तों, जिससे बीएड कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्ष से जो डिप्लोमा होता है दोस्तों, उसको कर रखा है दोस्तों, तो उसको नहीं लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ये प्राथमिक के लिए दोस्तों अलाउ नहीं किया गया दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों, मैंने इससे पहले दोस्तों वीडियो बनाया था दोस्तों, यानी जो लिखित परीक्षा का जो मैंने जिसकी जो चयन प्रक्रिया किस तरीके से कंडक्ट की जाए, उससे पहले मैंने जो अभी वीडियो बनाया दोस्तों, आपको मैंने अपलोड किया दोस्तों। उसमें आपने पूरा ही उसको एनालिसिस किया था, पढ़ा था दोस्तों, समझा था उसके अंदर क्या क्या हमें पूछा जाएगा, यानी कि प्राथमिक हुआ, माध्यमिक हुआ, उच्च माध्यमिक हुआ, तीनों के लिए दोस्तों, यानी कि हमें उसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, उसका लिखित परीक्षा किस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों उसके अंदर दोस्तों हमें क्या क्या सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे दोस्तों, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने घंटे की एग्जाम्स रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों उसके यानी कि दोस्तों हमारा नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी दोस्तों। ये पहले तो शासन ने निकाला नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन दोस्तों उसमें दोस्तों फिर आपको यानी कि उसके अंदर नोटिस जारी करके बता दिया कि नोटिस उसमें नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों वो नहीं रहेगी दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बात ये भी दोस्तों, यानी कि जो हमारा जो 24 जो इससे एग्जाम जो है दोस्तों, आपको यानी कि 24 अगस्त से यानी इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया दोस्तों। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन दोस्तों इसमें जो 24 अगस्त से जो 2023 से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, उसके अंदर हमें जो बिहार का जो संपूर्ण सामान्य ज्ञान दोस्तों, यानी बिहार का जो जनरल स्टडीज दोस्तों, वो तीनों को हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तीनों में हम देखने को ये सब्जेक्ट मिलेगा दोस्तों। और ये चयन प्रक्रिया में भी आपको जो लिखित परीक्षा दोस्तों, जैसे सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम दे रखा दोस्तों, उसके अंदर ये चीजें दे रखी दोस्तों। यानी कि उसमें मैंने आपको सारा यानी कि जितना भी सिलेबस में जो पाठ्यक्रम जितने भी उसके अंदर दे रखी क्या क्या इसके यानी कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारा उस वीडियो में मैंने बता रखा दोस्तों, और आपने भी उसमें पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा यानी कि जितना भी जो बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो विविध प्रकार के और भी बहुत सारे चीज़ें में दे रखी है, वो हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि बिहार का अगर इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से आपने अगर पढ़ लिया दोस्तों, समझ लिया दोस्तों, यानी कि बिहार का जितना भी एक एक टॉपिक, एक एक जो हमारा यानी कि बिहार के अंदर जितनी भी जो हमारा हर प्रकार से यानी कि जितनी भी जो बिहार का जो मैंने बताया दोस्तों, हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफिकल हो, जाए वो पॉलिटिकल साइंस, बिहार जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, या और भी बहुत सारी अन्य चीज़ें वहाँ पे है दोस्तों। सारी इस वीडियो में कवर करनी है कि पूरा पीडीएफ आपको मैं एक बार नजर डाला दो दोस्तों ने क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। ने बिहार का जितना भी संपूर्ण सामान्य ज्ञान, जितना भी अगर इस पीडीएफ से आपने अगर पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों, बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, अगर बिहार का जो सामान्य परिचय अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लिया, तो तीनों आप यानी चाहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तीनों के लिए आप पहली से 5वीं यानी प्राथमिक के लिए 9वीं और 10वीं माध्यमिक के लिए, और दोस्तों बात करने की और उच्च और 11वीं और 12वीं उच्च माध्यमिक के लिए आप इस वीडियो से दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ के दोस्तों, इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से नॉलेज इकट्ठा करके दोस्तों, बिहार का जो एग्जाम आ रही है दोस्तों, जो बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी निकाल दोस्तों, उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करके इस एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते दोस्तों। और जो भी जितना भी इसके जो अगर आप संपूर्ण जो चयन प्रक्रिया क्या क्या दे रखी है दोस्तों, मैं और बता दूं दोस्तों कि इसका क्या यानी कि इसका जो क्या पैटर्न है दोस्तों, क्या इसका एग्जाम प्लान रहेगा और क्या इसका पाठ्यक्रम दोस्तों, सारा इससे संबंध में वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। दोस्तों जाकर अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, वीडियो जाकर देखें, जिससे कि आपको और भी इससे संबंधित वीडियो नहीं, जितनी भी जानकारी इससे संबंधित दोस्तों, उस वीडियो में अच्छी तरीके मैंने कवर रखी, जिससे कि आपको नहीं पूरा पता चल सके किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएगी, नहीं क्या पेपर रहेगा, कितने पेपर रहेंगे, कितने घंटे के समझ दोस्तों, सारा वीडियो में कवर करा देने की जरूरत। आप अगर देखेंगे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों के लिए दोस्तों, उसमें प्राथमिक की चयन प्रक्रिया पूरी दिखा रखी है, उसकी लिखित परीक्षा किस तरीके से कंडक्ट हो जाएगी उसमें मैंने सारा बता रखा है दोस्तों। उसमें यानी कि कितने घंटे कितने पेपर रहेंगे, कितने घंटे से कितने घंटे की एग्जाम रहेगी, कितने पेपर, कितने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन कितने पेपर कहाँ से आएंगे दोस्तों, और कितने सब्जेक्ट यानी कौन कौन सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर आएंगे दोस्तों, और कितने नंबर की एग्जाम रहेगी दोस्तों। यानी कि सारा इस वीडियो में कवर करा गया है, कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, कितने कहाँ से यानी कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों फिर नॉलेज के लिए बताओ दोस्तों, यानी कि आपका पहले दोस्तों इससे पहले में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियो बना दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यानी कि अगर आप नए स्टूडेंट अगर इसमें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दो
यानी कि जो पहली से पांचवीं तक दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको जो यानी प्राथमिक दे रखा दोस्तों उसके यहाँ पे यानी कि आपका इसके जो पेपर रहेगा दोस्तों वो भी 120 नंबर का पेपर रहेगा और 120 घंटे की यानी कि 120 नंबर की एग्जाम रहेगी, 120 क्वेश्चन रहेगी, 120 नंबर की एग्जाम रहेगी दोस्तों, 2 घंटे का पेपर ये रहेगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको यानी कि इसका एक पेपर रहेगा दोस्तों यानी कि पहली से यानी कि आपका यानी कि 100 नंबर का एक पेपर रहेगा, वो भी दोस्तों 2 घंटे का रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि 30 नंबर का दोस्तों आपको यानी कि जो हमारा जो 25 नंबर का दोस्तों इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी कि उसके अंदर 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी कि आपको कॉमन रहेगा, सभी के लिए वो कॉमन रहेगा, चाहे वो प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों के लिए दोस्तों वो कॉमन रहेगा पेपर। दोस्तों उसमें वो पेपर दोस्तों आपने अगर 25 नंबर का इंग्लिश उसमें पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें जो 75 नंबर दोस्तों वो आपको यानी कि हिंदी हुआ, बांग्ला हुआ और उर्दू हुआ, इन तीनों में से दोस्तों आपको यानी कि एक सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों उसमें 75 100 नंबर का जो एग्जाम रहेगा दोस्तों, ये 100 नंबर का पेपर पूछा जाएगा दोस्तों, उसके अंदर दे रहेगा। और इसमें दोस्तों आपको इस पेपर में दोस्तों आपको 30 नंबर यानी कि 30% आपको नंबर लाना जरूरी रहेगा। किसमें दोस्तों, यानी कि जो पेपर कॉमन रहेगा दोस्तों सभी के लिए, उसमें आपको यानी कि 30 नंबर लाना जरूरी रहेगा। अगर 30 नंबर नहीं लाया और आपने अगर प्राथमिक में अच्छे नंबर लिया है और माध्यमिक में अच्छे नंबर लिया, उच्च माध्यमिक तीनों में अगर अच्छे नंबर लिया है और उसमें 30% मार्क्स नहीं आया दोस्तों उस पेपर में, तो आपका यानी कि उसमें आपका सिलेक्शन आपका यानी कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएगा और आपका वो पेपर नहीं आपको यानी कि आपको पेपर जो नंबर से वो नहीं जुड़ पाएंगे दोस्तों, वो चेक ही नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपको जो 30 नंबर का जो पेपर उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी करें दोस्तों, हिंदी उर्दू बांग्ला जो भी आपको जो इंग्लिश की अच्छी तैयारी करके उस एग्जाम को क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा दोस्तों। उसमें दे रखा दोस्तों चयन प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा मैंने जो वीडियो बनाया दोस्तों उसमें सारा मैंने उसमें अंदर बता रखा दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों वीडियो को जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। रही बात दोस्तों माध्यमिक प्राथमिक और माध्यमिक दोस्तों, उसमें आपको यानी कि दोस्तों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोस्तों यानी कि जो पहली की जो 5वीं तक की जो एग्जाम उसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी, 2 घंटे की एग्जाम रहेगी दोस्तों। और जो 9वीं 10वीं के लिए सभी के लिए कंबाइंड रहेगी, चाहे महिला हो पुरुष हो दोनों के लिए कंबाइंड रहेगी। और ये 24 अगस्त से एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। ये सारा बात हमने इसमें बता दी, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी सारा इस वीडियो में हमने कवर किया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, यानी कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम यानी बिहार के किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें दोस्तों, खास करके दोस्तों आपको बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप बिहार के संपूर्ण सामान्य एग्जाम अगर एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान पता नहीं है दोस्तों, तो आपको यानी कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें आपको यानी कि आपको बहुत ही यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको यानी कि बिहार के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बिहार के जितना भी चीज़ें दे रखी दोस्तों आपको अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। और सारे आपको अच्छे तरीके बिहार जितनी भी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, चाहे वो जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल चाहे इकोनॉमी और बहुत सारी इसमें दे रखी है, वो सारा इसमें आप अच्छे तरीके तैयारी करके किसी भी एग्जाम की बिहार की किसी भी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, उसकी क्या क्या दे रखा है हम अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और इसमें जितनी भी इसमें चीज़ें दे रखी है, यानी कि एक एक चीज़ को अच्छी तरीके टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करना। अगर आपने पहले से बिहार का कोई सी एग्जाम दे रखी है, चाहे वो एग्जाम चाहे वो कोई सी भी एग्जाम, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस एग्जाम या छोटी छोटी एग्जाम या बड़ी से बड़ी एग्जाम, कोई सी भी अगर आपने दे रखी है दोस्तों, तो अगर आपने पहले से पढ़ा है दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा दोस्तों तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप और पढ़ के दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप नए स्टूडेंट दोस्तों, तो और अच्छी तरीके से आप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें दे रखी है, चाहे वो किसी प्रकार के जो भी टॉपिक्स दे रखे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा क्या क्या इसमें दे रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या दे रहा है, क्योंकि दोस्तों आप भी देख सकते हैं 50 पेज का जो नंबर दोस्तों 50 पेजेस का ये नंबर दे रखा है। यानी पीडीएफ आप देखेंगे, यानी पीडीएफ आप देखेंगे, यानी दोस्तों पीडीएफ की अगर बात करें दोस्तों, पीडीएफ में आप देखेंगे यानी कि सारा इसमें यानी 50 पेजेस की ये पीडीएफ दोस्तों। और इसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी है हम अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश, जितनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है, यानी कि आप बिहार की सारी जितनी भी उसमें बिहार के जो भी इसमें आएगा दोस्तों, वो सारा इस वीडियो में हमने जितनी धार्मिक जनगणना जितनी भी इसमें दे रखी है, यानी कि एक एक चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश की इस वीडियो पे दोस्तों। तो आपको अगर इस वीडियो में अगर आप पूरा अगर समझेंगे दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो सारा आपको यानी कि एक ही वीडियो में दोस्तों बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान जितना भी इसमें बिहार के जो सामान्य परिचय दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखने को यानी कि एक एक चीज़ आपको यानी कि समझने की मतलब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों इसके अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय इसमें स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है हम अच्छे से कर कोशिश वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों और ध्यान रखने की कोशिश करिए। और बिहार की अगर कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करें तो और अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। और हर एग्जाम के लिए बिहार की जितनी भी एग्जाम्स निकलती दोस्तों उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बिहार की जितनी भी संपूर्ण जानकारी वो आपको यहाँ देख ही रहे दोस्तों। बिहार की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। और आशा कर दोस्तों वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ
बचकर दोस्तों आप एग्जाम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर दे रखा दोस्तों बिहार का संपूर्ण सामान्य ज्ञान दोस्तों इसमें दे रखा है दोस्तों। जिसमें आप देखें बिहार का सामान्य परिचय दे रखा है, यानी बिहार का जो जनरल स्टडीज की जो सामान्य परिचय क्या है, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना माइंड एक जगह स्थिर रख के दोस्तों बस अपना माइंड के अंदर जो एनालिसिस करके दोस्तों उस वीडियो को सारी जितनी भी इसमें जो हमारे जो टॉपिक दे रहे हैं सारा अच्छी तरीके से कवर करके दोस्तों अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से आप तैयारी करके याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार का सामान्य परिचय दे रखा है। बिहार की स्थापना दोस्तों 22 बार दोस्तों मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों 50 पेजेस है, और 50 पेजेस को दोस्तों मैं जितना जल्दी हो सके टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप देख बिहार की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं बिहार की जो स्थापना दोस्तों बिहार की जो 22 मार्च 1912 को एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिहार की स्थापना कब हुई दोस्तों। और दोस्तों चाहूँ तो दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो यानी कि जिसका मानचित्र दोस्तों यानी कि इसका जो मानचित्र दोस्तों यानी कि इसका जो इसका मैप है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लगा दूँ, जिससे क्या वो बिहार से और परिचय अच्छे तरीके से उसके जिले कितने हैं क्या है उसके किस तरीके से उसकी आकृति दे रखी है वो सारा यहाँ में आपको इसका जो मानचित्र वो आपको यहाँ पे लगा के दोस्तों आपको बता दूंगा कि इसका क्या क्या लोकेशन स्थिति क्या रहेगी दोस्तों। और वैसे इसके बारे में भूगोलीय विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे नीचे वैसे पर, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यहाँ मैप में आपको प्रदर्शित कर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुई थी दोस्तों। राजधानी दोस्तों पटना है दोस्तों, यानी कि राजधानी क्या है दोस्तों पटना की बात करें। उच्च न्यायालय दोस्तों पटना है दोस्तों। उच्च न्यायालय की अगर यानी कि उसका जो हाईकोर्ट दोस्तों यानी कि वो पटना में ही दोस्तों यानी कि इसकी राजधानी में दोस्तों। और राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी दोस्तों आपको ध्यान रखना, यानी कि इसकी जो भाषा क्या है दोस्तों तो हिंदी दोस्तों आप अगर समझिए दोस्तों। द्वितीय राजभाषा यानी उर्दू, यानी कि इसकी जो अगर किसी भी स्टेट की अगर एग्जाम अगर वो भाषा होती है तो अधिकतर दोस्तों यानी कि उसकी जो वहाँ की जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है यानी कि जो भाषा उसमें ज़्यादा बोली जाती है उस स्टेट में दोस्तों वो भाषा द्वितीय भाषा बन जाती है। वैसे सबकी पहली भाषा भारत की भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा है उसके यानी कि पहली भाषा हो जाएगी दोस्तों। तो जो द्वितीय भाषा वो आप देख सकते हैं द्वितीय भाषा उर्दू है दोस्तों, यानी कि वहाँ पर उर्दू भाषा द्वितीय पायदान पर बोली जाती है। तो पहली भाषा तो हिंदी हो गई दोस्तों, दूसरी भाषा आपको उर्दू देखना। राज्य की जो पशु यानी कि दोस्तों पशु की बात यानी कि किसी भी स्टेट का यानी कि पशु पक्षी वृक्ष और वहाँ का यानी कि जो यानी कि उसका जो फूल यानी कि ये सारे यानी कि उसका सामान्य परिचय में सारे यानी कि उसका जो चिन्ह होते हैं वहाँ के होते ठीक उस तरीके राज्य की जो पशु दोस्तों यानी कि जिसको हम गोर बोलते हैं, यानी कि बिहार का गोर को क्या बोलते हैं बेल ही बोलते हैं दोस्तों। तो उसका नाम दोस्तों राजकीय पशु आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि गोर आ जाए अगर वहाँ पे तो आपको गोर ही लगाना दोस्तों वहाँ पे, यानी गोर का नाम होता है बेल, यानी बेल का आपको यानी कि बोल को इसी को बेल को बोला जाता है। तो राजकीय पक्षी अगर गोरे हैं दोस्तों इस गोर से गोरे हैं अभी याद रख लीजिएगा दोस्तों। और राजकीय पशु गेंदा फूल है दोस्तों, और गेंदा फूल राजकीय वृक्ष पीपल दोस्तों आपने देखा बोधि वृक्ष जिसे हम पीपल बोलते हैं दोस्तों, जिसे बिहार में बोध गया नाम से जाना जाता है। जो भगवान बुद्ध ने दोस्तों वहाँ पे रहकर शिक्षा ग्रहण की दोस्तों, जिसे राजकीय बोधि वृक्ष दोस्तों। राजकीय मछली दोस्तों मांगूर, यानी कि आप एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि राजकीय पक्षी क्या है तो आपको मछली क्या है तो मांगूर आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों इसमें दे रखा दोस्तों आप पढ़ेंगे दोस्तों यानी कि राज्य का महापर्व यानी कि छठ, यहाँ छठ पूजा होती है दोस्तों, वहाँ पर महापर्व पूजा। बिहार का भौगोलिक परिचय यानी कि बिहार का अगर हम उसका जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो भौगोलिक विस्तार यानी कि उसका जो कितना क्षेत्रफल है कितना पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कि अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार यानी कि दोस्तों आपने अगर कभी ग्लोब देखा हो दोस्तों अपने, यानी ग्लोब जो गोल होता है दोस्तों इस तरीके से गोल होता है दोस्तों ग्लोब, उसके दोस्तों हमने हमारे अक्षांश किसको बोलते हैं अक्षांश दोस्तों ये है दोस्तों अक्षांश, ये रेखा होती है। देशांतर रेखा दोस्तों इस तरीके से बनाई जाती है, देशांतर रेखा होती है दोस्तों। और इसके अंदर जो ग्लोब होता है दोस्तों इस तरीके हमारा ग्लोब बन जाता है दोस्तों। तो इसके दोस्तों आप देखेंगे यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है दोस्तों वो हमारा 24 डिग्री, यानी इस तरीके से ये अक्षांश देशांतर रेखा बनाई हुई जो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जाम जैसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना ये आपका जो जितना भी इसमें दे रखा है यानी कि 24 डिग्री 50 सेंटीमीटर 50 से लगाकर 27 इकतीस उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश से लगाकर दक्षिणी देशांतर अक्षांशीय और देशांतर के विस्तार करें तो पूर्वी यानी कि 83 19 50 से लगाकर 28 17 से पूर्वी देशांतर में यहाँ पे ये पूर्वी देशांतर तक आपको ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 83 19 50 से लगाकर 18 88 17 17 40 पूर्वी देशांतर तक ये रहेगी दोस्तों। आपको आकृति दोस्तों आयताकार यानी कि जिसका जो मैप है दोस्तों वो आयताकार यानी कि इस तरीके से ये बना हुआ दोस्तों, यानी इसका जो आकृति वो इस तरीके से बनी हुई दोस्तों जो बिहार का। वैसे आपको ये मैप लगा ही दूंगा दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें तो 163 वर्ग किलोमीटर बना रखा तो इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों यानी इसका क्षेत्रफल अगर बिहार का जो क्षेत्रफल दोस्तों आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या तो 94 163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों। आपको लंबाई दोस्तों उत्तर से दक्षिण के लिए जो लंबाई यानी कि जो उत्तर से अगर आप आएंगे दोस्तों उत्तर से अगर दक्षिण के अगर एरिया माने दोस्तों आपको यानी 345 किलोमीटर आपको यानी कि वहाँ पर 345 किलोमीटर आपको उत्तर से दक्षिण तक ये लंबाई मिलेगी दोस्तों, यानी कि लंबाई क्या रहेगी उत्तर दक्षिण 345 दोस्तों। और चौड़ाई अगर बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी पूर्व से लेकर
पश्चिम तक के दोस्तों आपको यानी मिलेगी दोस्तों, यानी 483, 345, 483 इस तरीके से याद रख लीजिएगा दोस्तों। और सारा आपको इस तरीके से उसकी औसत ऊंचाई समुद्र अगर मान लीजिए समुद्र किसी भी एक स्थिति यानी कि किसी भी पृथ्वी की किसी भी एक स्थिति को जो माप की जाती है, जो इसके जो चौड़ाई माप जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, नहीं समुद्र तल यानी जिसका जो तल होता है वहीं से उसकी चौड़ाई मापी ऊंचाई मापी जाती है। तो ऊंचाई क्या है समुद्र तो 52-73, अगर एग्जाम कुछ कि बिहार की जो स्थिति यानी कि ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना 52.73 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सीमा की बात करें किसी भी एक स्टेट की दोस्तों एक दूसरे से सीमा लगी रहती है, हर स्टेट की एक अलग अलग सीमा स्टेट से सीमा लगी, तो इसी तरीके से अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की जो सीमा दोस्तों कितने राज्यों से लग रही है, कितने देशों से लग रही है, और दोस्तों इस तरीके से कितने देश से कितने जिले उसके लगे हुए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो उत्तर में आपको यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन तीनों प्रकार से याद रखना है। उत्तर में जो नेपाल दोस्तों 7 जिले सीमा बनाई थी, 7 जिले उसमें लगते हैं नेपाल के दोस्तों। दक्षिण में दोस्तों बाद में झारखंड है दोस्तों। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कि उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल ध्यान रखना है। उसके 7 जिले इसके यानी कि जो बिहार के 7 जिले उससे नेपाल से लगे हो दोस्तों बात करें दोस्तों। तो अब दक्षिण में झारखंड यानी दक्षिण में आपको आएंगे, उत्तर में आपको नेपाल दिखेगा दोस्तों, दक्षिण में आपको यानी कि जो झारखंड दिखेगा दोस्तों उसमें आपको 7 जिले में नेपाल मिलेंगे। इसमें दोस्तों आपको 9 जिले यानी झारखंड में 9 जिले आपको मिलेंगे दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके पूर्व में यानी कि इसके जो पूर्व दोस्तों इसमें जो पूर्व दोस्तों पूर्व में आपको यानी कि पश्चिम बंगाल यानी पूर्व में आपको दोस्तों पश्चिम बंगाल मिल जाएगा दोस्तों। और बात करें यानी कि इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल के 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और पश्चिम में दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको यानी कि ध्यान रखना है, 7 जिले इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसके अंदर कितने कितने जिले कितने मिले। बिहार का राजनीतिक परिचय बात करें दोस्तों, यानी राजनीतिक परिचय यानी इसका पॉलिटिकल किस तरीके से स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। बिहार का राजनीतिक परिचय की बात करें दोस्तों, बिहार का राज्यपाल दोस्तों यानी कि केसरीनाथ त्रिपाठी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश इकबाल सिंह अहमद अंसारी दोस्तों, ये सारे एग्जाम। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी दोस्तों, विधान परिषद के सभापति दोस्तों अवधेश नारायण सिंह दोस्तों। यानी सारा आपको यानी कि एक एक चीज आपको यानी कि इसके बारे में समझनी चाहिए क्या क्या यानी कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन के बिहार के मुख्य राज्यपाल कौन है, या प्रथम भी पूछ सकते दोस्तों। और ये अगर आपको यानी कि लास्ट वाला यानी अंतिम भी आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको सारा आपको याद रखना चाहिए प्रथम अंतिम कौन कौन से। तो विजय आपको ये भी राज्यपाल मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश ये विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद सभापति ये सभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इस बात यानी दोस्तों यानी बिहार के महाधिवक्ता यानी दोस्तों महाधिवक्ता की बात करें यानी दोस्तों वहाँ के राम बालक महतो, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव सूचना आयुक्त दोस्तों अशोक कुमार सिन्हा दोस्तों। यानी कि एक एक जो पर्सन के जो नाम दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है, और क्या क्या है वो बिहार के महाधिवक्ता है। राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त कौन दोस्तों अशोक कुमार सिन्हा दोस्तों। बिहार लोकायुक्त सीएम यानी लोकायुक्त यानी दोस्तों जिसको जो हम जो बिहार लोकायुक्त सीएम प्रसाद बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी के जो अध्यक्ष तो केसी साहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों यानी कि अब आप बात करें यानी बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि बिहार बिलाल नाचकी दोस्तों, बिहार राज्य की महिला आयोग कहते हैं मंजू कुमारी गुड्डू। यानी हर स्टेट का अलग अलग अपना हर एक पोस्ट का अलग अलग एक अध्यक्ष होता है दोस्तों। इस तरीके से बिहार का महिला आयोग मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य धर्मपाल सिंह दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों, आपको ध्यान है 40 है इसमें दोस्तों। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित राष्ट्रीय 6 यानी गोपालगंज हाजीपुर नाम भी ध्यान रखना है कि जो लोकसभा सदस्यों कितने दोस्तों आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए कितने कितने संख्या दे रखी दोस्तों। तो लोकसभा अनुसूचित जाति यानी कि वहाँ एससी की आरक्षित सीटें 6 यानी कि एससी की जो सीटें दोस्तों वो कितनी मिलेगी आपको वहाँ पे 6 सीटें देखने को मिलेगी दोस्तों। गोपालगंज हुआ, हाजीपुर हुआ, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। अब तीनों छठों के आपको नाम याद रखना। अनुसूचित जाति की सीटें दे रखी है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 दे रखी है, आप देख सकते हो उसमें दे रखा है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी, राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 16 यानी सदस्यों की संख्या कितनी 16 इसमें देखिए। विधानसभा यानी राज्यसभा अलग होती है, विधानसभा लोकसभा अलग होती है। लोकसभा की 40 है, सभी में कंफ्यूजन नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यानी कि सभी में आपको राज्यसभा का अलग जो लोकसभा का अलग ध्यान रखना है, राज्यसभा का अलग ध्यान रखना है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग ध्यान रखना है। तो विधानसभा से राज्यसभा की संख्या सबसे कम होती है दोस्तों, लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। विधानसभा की संख्या सबसे ज़्यादा होती है 243 की इसकी सदस्यों की संख्या है। विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए अर्जित संख्या है दोस्तों। विधानसभा अनुसूचित जनजाति के 2 इसमें दे रखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कटोरिया मनिहारी यानी कि 2 ही विधानसभा अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी की जो कैंडिडेट जो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल में अगर विधानसभा कोई अगर वहाँ से कैंडिडेट चुना जाएगा दोस्तों, तो विधानसभा 2 ही चुना जाएगा। और वो कहाँ से होगा, कटोरिया और मनिहारी से वहाँ से ये चुना जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों इसमें दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं यानी विधानसभा यानी विधान परिषद दोस्तों, किसी भी यानी बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी इसमें यहाँ पे विधान परिषद कैसे बोला जाता है दोस्तों, यानी कि
विधान परिषद यानी जहाँ पर दोस्तों यानी हमारे यहाँ दोस्तों लगभग विधान परिषद 9 है दोस्तों, यानी कि चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, एक जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों, बात करें दोस्तों महाराष्ट्र हुआ दोस्तों, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ये सब दोस्तों विधान परिषद यहाँ पे शामिल है दोस्तों। तो 75 विधानसभा के सदस्य संख्या 75 दोस्तों। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये सारा एक टॉपिक को अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसमें से कोई बिहार के जो प्रमंडलों यानी प्रमंडलों की जो संख्या दोस्तों यानी कि 9 है, जैसे पटना हुआ, मगध हुआ, सारस, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, प्रमंडलों की संख्या ये इतनी है दोस्तों। और सभी का नाम ध्यान रखना। जो एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से किसी कौन नहीं है इसमें प्रमंडलों की संख्या, या फिर इसमें से कौन है प्रमंडलों में, तो दोस्तों आपको सभी का नाम याद कोशिश करनी चाहिए और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में जिलों की संख्या 38 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि 38 एग्जाम क्वेश्चन बिहार में जिलों की संख्या मतलब जिलों से याद, हर एक स्टेट का आपको जिलों की संख्या याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं दोस्तों, वो ध्यान कोशिश कर। अनुमंडलों की संख्या यानी कि 101 दोस्तों, प्रखंडों की संख्या 534 दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों राजस्व ग्रामों को 45,098 दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 45,000 यानी कि 45,098 इसकी संख्या दोस्तों, यानी 45,000। और शहरों की संख्या 139, यानी शहर कितने हैं दोस्तों, शहरों की संख्या कितनी है तो 149 बहुत टॉपिक ये बनता दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि नगर समूह की संख्या, यानी नगर जितने समूह यानी नगर समूह की संख्या कितनी है 14 दोस्तों, वहाँ के नगर समूह यानी कि और 1 लाख से अधिक जनसंख्या नगरों की संख्या यानी कि 19, यानी कि वहाँ पे 1 लाख से अगर किसी अगर संख्या जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे कितने आपको यानी मिलेगी दोस्तों, यानी कि वहाँ पे 19 जो जनसंख्या और नगर की संख्या 19 मिलेगी। महानगर दोस्तों पटना एक ही महानगर यानी कि वहाँ की जो राजधानी दोस्तों वो दोस्तों पटना ही दोस्तों। नगर निगम की कुल संख्या 11 है दोस्तों, नगर निगम की संख्या कितनी है तो 11 है। नगर पंचायत की कुल संख्या दोस्तों 86। नगर निगम यानी कि किसी भी एक स्टेट का एक नगर निगम होता है जिससे जहाँ पे महापौर होता है दोस्तों, नगर निगम की और नगर पंचायत की कुल संख्या यानी कि 98 दोस्तों, आपको ध्यान 86 दोस्तों, नगर पंचायत की कुल 86 इसकी नगर पंचायतों की संख्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। नगर परिषद कुल संख्या 42 दोस्तों, यानी कि नगर परिषद की संख्या कितनी है दोस्तों 42 दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे 16 बिहार जो 16वीं जो बिहार सभी के ध्यान रखना दोस्तों, 16वीं बिहार जो सभा चुनाव दोस्तों वो 2015 में अक्टूबर 2000 में ये जो विधानसभा चुनाव का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चुनाव के चरण दोस्तों 5 होते हैं दोस्तों, यानी चुनाव के यानी 4-5 टाइम में ये चुनाव कराया जाता है दोस्तों। विधानसभा कुल सीटें 243, यानी विधानसभा में जो 243 ऊपर ही पड़ चुके दोस्तों, 243 सीटें दे रही। मतदान का प्रतिशत दोस्तों 56, लगभग जो मतदान जो किया जाता है दोस्तों उसमें लगभग 56.8% लोग इसमें मतदान का प्रतिशत बनता है दोस्तों, यानी कि 56% 100 में से 56% यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा लोग इसमें मतदान करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में से हर एक आदमी को मतदान करना चाहिए, जिससे कि जो मतदाता है दोस्तों उसे पता चल सके दोस्तों कि आप भारत के किस नागरिक को ज़्यादा चुनना चाहते हैं दोस्तों, और किसको ज़्यादा चुन सकते हैं दोस्तों आपको जनता। आप दोस्तों यानी बात करें दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि दोस्तों बात करें कि जो सीटें दे रखी राष्ट्रीय जनता दल कितनी सीटें दोस्तों 80 सीटें दे रखी दोस्तों। बात जनता दल यूनाइटेड की दोस्तों 71 सीटें इसमें दे रखी दोस्तों, यानी कितने जनता दल यानी राष्ट्रीय जनता दल की 80 और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की कितने 71, भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों 53 सीटें वहाँ पे दे रखी दोस्तों, ध्यान रखना। कांग्रेस की दोस्तों 27, कांग्रेस की कितनी है 27 सीटें दे रखी दोस्तों। और बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो लोग कांग्रेस 27 जो लोक जनशक्ति पार्टी की 2 सीटें इसमें दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अलग अलग पार्टी का अलग अलग सीटें दे रखी दोस्तों। बात करें हम यानी कि दोस्तों ये हम के यानी कि एक लगभग एक ऐसी सीटें राष्ट्रीय लोक समाजवादी पार्टी की 2 है, मास्टर ये माले की 3 है दोस्तों, निर्दलीय की 4 सीटें दे रखी दोस्तों, वहाँ पे 4 सीटें आपको यानी देखने को मिले। बिहार विधानसभा के लिए महिलाओं की जो निर्वाचित महिलाओं की संख्या 19, यानी दोस्तों वहाँ पे अगर किसी भी विधानसभा में अगर महिलाओं के लिए जो आरक्षण रहेगा दोस्तों, निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या दोस्तों वो 19 रहेगी। 243 में 200 लगभग 19 महिलाएं उसमें शामिल रहेगी दोस्तों, उसमें दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है। बिहार की जनसंख्या के बारे में बात करें तो बिहार की जनसंख्या के बारे में आप देख सकते हो दोस्तों, बिहार की जो जनसंख्या यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों, तो कुल एग्जाम यही से क्वेश्चन पूछा सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ से बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ऐसे दोस्तों आपको यानी जितनी भी इसमें जो इसके जो इसके सीटें दे रखी वो भी आपको ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोशिश जो बनती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। माले निर्दलीय 4 और बिहार 19 संख्या, इस तरीके दोस्तों आपको ये पूरा ही जितना भी इसकी जो सीटें दे रखी है अलग अलग वहाँ पे पार्टियों की वो अलग अलग आपको ध्यान रखने की कोशिश, क्योंकि दोस्तों एग्जाम वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल जनसंख्या दोस्तों 10,40,99,400 यानी कि 10,40,99,452 इसकी जो जनसंख्या
जनसंख्या। और पुरुष में दोस्तों बात करें तो 5,42,78 5,42,78,157 महिला जनसंख्या दोस्तों 4,58,21,295 दोस्तों, यानी कि लगभग इसमें आप रेशियो देख सकते हैं कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष है दोस्तों, लगभग 1 लाख का इसमें यानी कि लगभग 43,000 का ये फर्क यानी 43 लाख का इसमें फर्क पड़ रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब कुल जनसंख्या पुरुषों की हिस्सा 52.14% और कुल महिलाओं की हिस्सा दोस्तों 47.86%। ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों ये जनगणना दोस्तों 2011 के आधार पर बताई जा रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण जनसंख्या के बाद शहरी जनसंख्या के बारे में बात कर लिया क्योंकि एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछे। 86,81,800 दोस्तों, यानी कि 86,81,800 शहरी जनसंख्या दोस्तों, उससे कम दोस्तों जनसंख्या दोस्तों हमारे ग्रामीण में है, यानी कि ये लगभग यानी कि दोस्तों अधिकतर ग्रामीण में जनसंख्या निवास करेंगे करोड़ों में दोस्तों, इसमें लाखों में दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यानी कि अब दोस्तों कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखना कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों 88.7% में दे रखा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों 88.7%, यानी कि वहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत दोस्तों, यानी ग्रामीण जनसंख्या 88%, इसी का जो रेशियो दोस्तों यहाँ से बनता दोस्तों, जिस तरीके से महिला और पुरुषों का बना हुआ दोस्तों। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% इसमें दे रखा दोस्तों, यानी कि 11.29% कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ये लगभग 11% ही शहरी जनसंख्या, क्योंकि करोड़ों में ये लाखों में दे रखा दोस्तों। 0 से 6 आयु वर्ग कुल 58,87,239 अनुसूचित जाति जनसंख्या 1,30,38,48,608 इसमें दे रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो 15.72% दे रखा दोस्तों। जातियों यानी कि अनुसूचित जाति की दोस्तों अधिकतर वैसे एग्जाम में क्वेश्चन अनुसूचित जाति SC ST से क्वेश्चन पूछे, और इन्हीं के लिए दोस्तों यानी कि अलग सीटें दे रखी होती है, अलग इनकी जनसंख्या होती है, अलग इसका प्रतिशत होता है, अलग इसका जनसंख्या घनत्व को लिंगानुपात अलग अलग दे रखा होता है, अलग अलग इसमें यानी कि विधानसभा लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी अलग अलग दे रखी होती है। इससे यानी कि आपको पता रहता है कि इससे कि एग्जाम इससे समझ क्वेश्चन SC ST से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना। अनुसूचित जाति यानी कि SC की कितनी सीटें कितनी है, इसमें आबादी प्रतिशत कितना है तो 15 और आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या की भी आप देख सकते हैं कितनी, और प्रतिशत देख सकते हैं 15.72% लोग। और जनसंख्या जो आबादी वाला गया यानी कि वहाँ का जो है स्थान दोस्तों गया, वहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला किशनगंज दोस्तों, यानी कि वहाँ पे सबसे कम आपको अनुसूचित जाति मिलेगी दोस्तों। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बारे में बात करें दोस्तों, यानी कि 7,08,300 जनजाति की बात करें तो ये 7, और इससे प्रतिशत दोस्तों यानी 1,01.3% आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी अनुसूचित आबादी वाला कटिहार दोस्तों, और न्यूनतम जो अनुसूचित जाति के जो वाला आबादी वाला जो जिला है दोस्तों वो शिवहर है। तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, यानी लिंगानुपात दोस्तों 918 नहीं दोस्तों, 1000 में से 918 यानी पुरुष पाए जाते हैं, यानी कि महिलाएं पुरुष, यानी महिला 1000 पुरुष में 918 महिलाएं पाई जाती है दोस्तों वहाँ पे है। तो देश की कुल संख्या, बिहार की जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से देश में तीसरा, यानी कि जनसंख्या दृष्टि से अगर बात करें तो तीसरे नंबर पहले तो दोस्तों आपको पता ही है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या दोस्तों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है, यानी कि जो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो सबसे पहले आता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें यानी कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले है दोस्तों, तीसरे नंबर पर बिहार आ जाएगा। बिहार का जो है दोस्तों, यानी कि बिहार को आपको यानी कि इसके अंदर दोस्तों यानी कि बिहार का जो है वो बिहार का तीसरा स्थान इसके अंदर बन जाएगा दोस्तों, तीसरा स्थान बिहार का बन जाएगा। देश के जो इसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा दोस्तों, सर्वाधिक बड़ा जिला बात करेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन तो पटना है दोस्तों, यानी जिसकी राजधानी पटना है दोस्तों। जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा, यानी शेखपुरा वहाँ पे ये सर्वाधिक छोटा जिला बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला है पटना, और छोटा जिला कौन सा है दोस्तों तो शेखपुरा इसका सबसे छोटा जिला बन जाएगा। जनसंख्या दर वृद्धि दर, अब दोस्तों बात करें जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करें तो वृद्धि दर के बारे में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर की 2001 से 2011 तक की जो वृद्धि दर जो दशक यानी कि पूरे 10 साल में कितनी वृद्धि हुई तो 25.42% वहाँ पर हुई। और 2001 से 2001 के दशक जनसंख्या दृष्टि वाला जिला है दोस्तों मधेपुरा, यानी दोस्तों वहाँ का जो दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन 2001 से 2010-11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है दोस्तों मधेपुरा, वहाँ का जो जिला है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर उसने की है दोस्तों। 2001 से न्यूनतम जनसंख्या दृष्टि वाला जो जिला है दोस्तों वो गोपालगंज, यानी कि गोपालगंज वहाँ का एक जिला है दोस्तों वो सबसे कम है,
ये सबसे ज़्यादा है दोनों, या मधेपुरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन सकता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ये सारा इसमें दे रखा है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, जैसे एक जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, SC का, फिर ST का ध्यान रखिएगा। फिर उस तरीके से फिर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी सब बड़ा जिला कौन, पटना, और इस तरीके से आपको यानी शेखपुरा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें वृद्धि दर हो गई दोस्तों, जन्म और मृत्यु दर के बारे में बात करें कि कितने जन्म कितने मृत्यु दर हो रही है दोस्तों। जन्म दर की बात करें तो 30,000 यानी कि प्रति 1,000 लोगों पर जन्म, अगर बच्चे जो जन्म ले रहे हो 30.9 यानी कि 30.9% यानी कि लगभग 40 लड़के जन्म यानी ले रहे दोस्तों। और मृत्यु दर की बात करें दोस्तों, नहीं मृत्यु दर की प्रत्येक यानी कि अगर मान ली जाएगी कोई माता अगर गर्भवती दोस्तों, उसमें यानी लगभग 1,000 में लगभग उसमें से 100 में से यानी सॉरी 100 हज़ारों में दोस्तों प्रति हज़ार लगभग यानी कि लगभग 8 लोग बच्चों की मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर की 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म दोस्तों। और यानी कि जन्म और मृत्यु दर की ये दोस्तों यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे लोग उनके लिए दे रखी है दोस्तों ये रेशियो दोस्तों। और ये रेशियो शिशु में 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म यानी कि प्रति 1,000 महिला अगर गर्भवती दोस्तों, तो उसके अंदर यानी कि लगभग 61 जो बच्चे हैं तो वो जीवित जन्म हो जाते हैं दोस्तों। जो माता तो मृत्यु दर यानी कि दोस्तों जो माता यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर माता अगर गर्भवती दोस्तों जो मृत्यु होती दोस्तों, वो यानी कि जो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, यानी कि अगर माता गर्भवती दोस्तों तो 1 लाख जो होंगे दोस्तों यानी कि महिलाएं होगी दोस्तों गर्भवती, उसमें से 331 महिलाएं जन्म देते हुए वो मृत्यु हो जाएगी उस समय दोस्तों। तो ये सारा आपको रेशियो ध्यान रखना है, क्या क्या इसमें दे रहा है, मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है दोस्तों। तो इस तरीके से शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 1,000 प्रति 61 मृत्यु शिशु वो जन्म होते दोस्तों, यानी कि प्रति 1,000 पर यानी कि शिशु मृत्यु दर यानी प्रति 1,000 यानी कि 1,000 पर 61 बच्चे मृत्यु हो जाते हैं दोस्तों, यानी शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर ये दे रखी दोस्तों। यानी इसका सारा रेशियो आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व की बारे में बात करें दोस्तों, जनसंख्या घनत्व यानी कि किसका घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व 11,600 व्यक्ति प्रति यानी कि आपको यानी कि 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों 1106 लोग मिलेंगे आपको दोस्तों। ठीक इस तरह जनसंख्या घनत्व दृष्टि बिहार के भारतीय राज्यों में स्थान दोस्तों प्रथम, यानी कि जनसंख्या घनत्व में अगर सबसे पहले अगर पायदान पर बात करें तो सबसे पहले भी दोस्तों यही भारतीय राज्य जो है दोस्तों वो स्थान पर प्रथम आएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों आपको ध्यान रखना है शिवहर। अगर जनसंख्या बाद घनत्व किसको बोलते हैं, यानी प्रत्येक यानी कि जो 1,000 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर यानी प्रत्येक जो वर्ग किलोमीटर दोस्तों यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग वहाँ पे शामिल है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे आपको यानी पूछे, इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान रखना है कौन है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों शिवहर है दोस्तों। शिवहर वहाँ पे लगभग 1880 वैसे 1106 प्रति व्यक्ति घनत्व पाया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो घनत्व ज़्यादा है दोस्तों शिवहर 1880 का है दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करें बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूनतम जनसंख्या जो शिवहर के कैमूर यानी जनसंख्या जिला जो है दोस्तों वहाँ पर 488 यानी प्रत्येक 488 लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, लिंगानुपात यानी दोस्तों प्रत्येक पहले बता जो 1,000 पर 918 महिलाएं आपको देखने को मिले। बच्चों का लिंगानुपात दोस्तों 1,000 बच्चे यानी 1,000 लोगों पर दोस्तों 935 यानी कि 935 यहाँ पे बच्चे आपको लिंगानुपात में देखने को। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, जानने की कोशिश करें। लिंगानुपात के जैसे भारत राज्य में क्रम 24 यानी कि लिंगानुपात में सबसे 24वां स्थान का इसको आ जाता है दोस्तों। बात करें सारे लिंगानुपात जिला गोपालगंज न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये दोस्तों मुंगेर है। कौन दोस्तों, मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात जिला दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मुंगेर दोस्तों आपको ध्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। सारे आपको यानी कि एक एक चीज़ आपको मैंने एक एक अच्छी तरीके से कवर करा जिससे कि आपको पढ़ा सारा ये एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि ये एक जो पटना हुआ, शेखपुरा, सारा जिला बड़ा जिला, उस लिंगानुपात से बारे में बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करें, कौन कौन सी वृद्धि दर कितनी है, कहाँ पर कौन से जिले में सबसे वृद्धि दर हुई, कौन से जिले में कौन सी कम न्यूनतम वृद्धि दर हुई दोस्तों, कौन से जन्म मृत्यु दर क्या रही दोस्तों। इस तरीके सारा आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, एक चीज़ को आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत्यु दर कितनी है, मात्र मतलब जन्म दर कितनी है दोस्तों, बात करें मृत्यु दर कितनी है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक 1,000 पर यदि प्रत्येक 1,000 पर कितने जन्म हो रही है, प्रत्येक 1,000 पर कितने मृत्यु दर हो रही है, शिशु मृत्यु दर कितनी हो रही है दोस्तों। बात करें माता मृत्यु दर कितनी हो रही है, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों ये जो आप टॉपिक दे रखे हैं, आप देख रखे हैं, जो जन्म है प्रत्येक 1,000 महिलाओं पर यानी कि जन्म कितना होता है तो 30 जन्म होते हैं। और मृत्यु दर की बात करें तो प्रत्येक यानी कि प्रत्येक 1,000
गर्भवती महिलाओं के 7 बच्चे, यानी 7 से लगभग 8 बच्चे यानी कि उसमें मृत्यु हो जाती है। अब शिशु मृत्यु दर की बात अलग करें तो इसमें माता मृत्यु दर की बात अलग कर दो, तीनों चारों का अलग अलग कैटेगरी में दिया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये सारा आप देख सकते हो। अब दोस्तों लिंगानुपात के बारे में बात कर ली दोस्तों, साक्षरता यानी कि दोस्तों सबसे अच्छा मेन टॉपिक होता है साक्षरता, वहाँ पे कितने शिक्षित लोग हैं, वहाँ पे कितने शिक्षित यानी कि वहाँ पे पुरुष महिला मिला के साक्षरता पंचायत देती है। तो साक्षरता क्या दे रखी है इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में देख सकते हैं साक्षरता यानी दोस्तों वहाँ पे जो बिहार की कुल साक्षरता दोस्तों जो दे रखा दोस्तों बिहार को बोल सकते हैं दोस्तों 61.80 यानी कि 61.80% लोग वहाँ पे दोस्तों आपको यानी कि साक्षर लोग मिलेंगे दोस्तों। पुरुष साक्षर दोस्तों 71.20 यानी कि दोस्तों पुरुष जो है दोस्तों वो लगभग 100 में से 71 लोग आपको यानी कि 71.20 यानी कि दोनों आपको ध्यान रेशियो दोनों ध्यान रखना है। ये बिहार जो महिला और पुरुष दोनों का है 61.80 दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि जो पुरुष साक्षरता दोस्तों 71.20 से दोस्तों आपको ध्यान, महिला साक्षरता 51.5 दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। साक्षरता राज्यों का 28 दोस्तों आपको ध्यान, लिंगानुपात में 24वां था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये दक्षिण भारत में जो साक्षरता यानी कि जो शिक्षित देश में दोस्तों 28वां राज्य आता है। वैसे आपको पता है दोस्तों यानी कि हमारा जो भारत का जो देश दोस्तों उसमें दोस्तों 28 राज्य और यानी कि 9 केंद्र प्रदेश बन गए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसमें सबसे लास्ट में दोस्तों यही साक्षरता में यानी कि पिछड़ा हुआ देश राज्य यही बोला जाता है दोस्तों। कि इसमें साक्षरता भी आप देख सकते हैं और अलग अलग महिला और पुरुष तीनों की आप देख सकते हैं क्या कोई टॉपिक बन सकता है दोस्तों। ध्यान कोशिश करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता 12 जिला जो दोस्तों वो है दोस्तों रोहतास दोस्तों। रोहतास वहाँ पे सबसे सर्वाधिक साक्षरता यानी कि किस जिले में सबसे जो है साक्षरता वो रोहतास में। तो न्यूनतम साक्षरता जिला जो पूर्णिया है दोस्तों, वहाँ पर एक राज्य दोस्तों जिला है दोस्तों। वहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला दोस्तों रोहतास ही हो दोस्तों। और दोस्तों न्यूनतम ये दोस्तों यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता यानी कि जो यानी कि बाल साक्षरता दर यानी कि ये न्यूनतम दे रखा है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास ही, और महिला में भी दोस्तों रोहतास ही। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों ये पूर्णिया ही दोस्तों। यानी कि ये इसमें यही सबसे लास्ट में पूर्णिया ही आएगा दोस्तों। और दोस्तों रोहतास सबसे ज़्यादा, इसमें भी दोस्तों आपको न्यूनतम महिला साक्षरता से ये सहरसा यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको महिलाएं जो है दोस्तों वो न्यूनतम यानी कि अधिकतर तो दोस्तों आपको जो रोहतास है वहाँ में महिला में दोस्तों आपको यानी कि पूर्णिया यानी कि न्यूनतम में आपको इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों कि जो पहली जो साक्षरता यानी कि दोस्तों आपको रोहतास में मिलेगी। और चाहे महिला हो पुरुष की हो दोस्तों बात करें, और बात करें अगर महिला की पुरुष की बात करें तो रोहतास में सबसे आगे, और महिला भी रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता दोस्तों। महिला अगर पुरुष की बात करें तो पूर्णिया में, जो अगर महिला अगर बात करें यानी कि जो पुरुष का जो साक्षरता है वो महिला रोहतास में भी, और जो न्यूनतम अगर महिला की बात करें वो रोहतास में सबसे पहली साक्षरता मिलेगी। और बात करें अगर न्यूनतम शिक्षा पुरुष में साक्षरता वाला जो जिला है तो वो पूर्णिया ही आएगा। और जो महिला पुरुष के दोनों में पूर्णिया ही आ रहा है दोस्तों, लेकिन पुरुष में आपको पूर्णिया ही मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो न्यूनतम साक्षरता महिला साक्षरता जो जिला है दोस्तों वो सहरसा आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। वो भी बन सकता है तो आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों धार्मिक धर्म के आधार पर भी जनगणना की जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सभी के अलग अलग लिंगानुपात है उसका, वहाँ पर लिंगानुपात कितना है क्या है ये सारा इसमें दे रखा है दोस्तों। धार्मिक जनगणना बात करें कि धार्मिक जनगणना धर्म का हिंदू जनसंख्या, ईसाई आप मुस्लिम जनसंख्या 76,988% भी दे रखा है दोस्तों। मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो यानी 1,22,000 दोस्तों। यानी आप ईसाई जनसंख्या सारा आप देख सकते हैं यानी कि अपने कंटेंट के आधार पर दोस्तों आप देख सकते हैं। ईसाई की जनसंख्या 53,006, सिख जनसंख्या 20,77,700 से, बौद्ध धर्म 18,0.2 दोस्तों। सारा आप ये एक बार समझ लीजिए क्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैटर बहुत ज़्यादा दे रखा है। आप अपने हिसाब से ध्यान रखने की कोशिश कर लीजिए और याद रखने की कोशिश करिए कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स दे रखे हैं। इसमें मुस्लिम हिंदू की जनसंख्या दे रखी है, परसेंट भी दे रखा है दोस्तों। इसमें आपको यानी कि अलग अलग यानी कि जो कैटेगरी के जो लोग हैं दोस्तों उसमें यानी कि आपको जनसंख्या दर्शाई गई और उसका परसेंट भी है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था कि उसका कितने जनसंख्या और कितने परसेंट जनसंख्या दोनों से क्वेश्चन है एग्जाम में क्वेश्चन पूरा ध्यान कोशिश बहुत भी बन सकता है दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो सभी की जितनी भी इसमें कैटेगरी सभी का जनसंख्या ध्यान रखने की कोशिश करें और परसेंट भी आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आगे आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक में पढ़ो, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इससे अच्छा दोस्तों आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। हिंदू में लिंगानुपात में 915 महिला, 1000 पुरुष, मुस्लिम लिंगानुपात 943 दोस्तों, ईसाई में 974 दोस्तों, सिखों में 880 दोस्तों। आप भी बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं दोस्तों यानी कि जो ईसाइयों की 974, सिखों की 880 दोस्तों, बौद्धों की दोस्तों 951 दोस्तों, कितने 841 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैनों की 904 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों यानी कि जो हिंदू में साक्षरता 747.9% दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम साक्षरता
दोस्तों 42% दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। ईसाइयों की साक्षरता दोस्तों 71% यानी सबसे ज़्यादा एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि साक्षरता के, तो इसमें आपको साक्षरता मुस्लिमों की और सभी ईसाइयों की, सिखों की साक्षरता सभी की अलग अलग यानी जो साक्षरता वो आपको ध्यान रखना। बौद्धों साक्षरता 59 है, जैनों की साक्षरता 93, सबसे ज़्यादा जैनों की संख्या जनसंख्या इसमें दे रखी दोस्तों। बिहार में स्थापना बंगाल के विभाजन के बाद हुआ, यहाँ की राजधानी पटना, बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार में विधानसभा 243, राज्यसभा 1640 सीटें, बिहार की राजधानी पटना के 33 पाटलिपुत्र था दोस्तों। पहले आपको ध्यान रखना है बिहार में 38 जिले हैं दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल 54,168, यहाँ की जनसंख्या 1 लाख यानी 10 करोड़ 38 लाख 4 लाख 4,000, बिहार में लगभग 5 करोड़ 41 लाख से 45,340 जो पुरुष लगभग 4,96,000, 19,200 महिला। बिहार में हिंदू का 83.2% तथा मुस्लिम 16.5। यहाँ मुख्य भाषा हिंदी मिलेगी, उर्दू में मिलेगी दोस्तों, मैथिली मिलेगी दोस्तों, भोजपुरी, मागधी और अंगिका यानी और आदि सभी की जो भाषा है दोस्तों, यानी आपको ध्यान रखना कोशिश, एग्जाम क्वेश्चन ध्यान कौन सी भाषा में पूछी जाती है दोस्तों, आप ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए। तो सभी आपकी भाषा पर ध्यान रखना है, क्या क्या दे रखी है। क्षेत्रफल में देश भारत तो जनसंख्या में तीसरा यानी क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आएगा। तो क्षेत्रफल में दोस्तों तीसरा नंबर पर मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश सबसे पहले, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और बिहार तीसरे नंबर पर आएगा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महात्मा मोदी नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णु मंदिर, बोधगया मंदिर आदि है। बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊपर से ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ये आपको मैं बता चुका दोस्तों, यानी कि आपको ऊपर बताई जो, फिर भी आप देख सकते हैं कितनी कितनी दे रखी। बिहार की सीमा पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम में दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, दक्षिण में आपको झारखंड में, उत्तर प्रदेश दोस्तों नेपाल से। नेपाल में दोस्तों आपको पता ही मैंने इसके जो जिले बताए 7 जिले से मिले दोस्तों, यानी झारखंड में दोस्तों आपको यानी 7 जिले से मिले दोस्तों। झारखंड में दोस्तों आपको ऊपर में जिले बताए जो लगभग 3 जिले से मिल रहे दोस्तों, यानी पश्चिम मिला और ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कितने कितने जिले में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिहार के प्रमुख पर्व छठ हुई, होली हुई, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस सभी वहाँ पे मना आपको ध्यान क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन बहुत भी बन सकता है दोस्तों, वो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों यानी कि 26 साल यानी कि 26 साल 2600 साल पहले बिहार का सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था, यानी 26 यानी 2,600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी कि सबसे शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता है। बहुत ही और पावरप्रिय लोग शांति प्राप्त भी आते हैं दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, यानी कि वहाँ पे दोस्तों जो 2000 लगभग 26,000 यानी कि 2,600 साल पहले जो शांतिप्रिय जो वहाँ पे जो जगह बोली जाती है दोस्तों, वो अहिंसा प्रिय बोली जाती है। और बोधगया और पावापुरी लोग वहाँ पे जो शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, और आज भी लोग आते हैं वहाँ पे। कहाँ पे दोस्तों? बोधगया दोस्तों। और बोधगया आपको पता है कि बोधि वृक्ष वहीं पे जो जिसको भगवान बुद्ध को प्राप्ति जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था दोस्तों। आप ध्यान, प्राचीन काल में जब जो मगध जो है दोस्तों, जो बिहार के अंदर है दोस्तों का साम्राज्य, देश के सबसे देश में अंदर सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य जो था दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों? वो मगध ही था प्राचीन काल में, जो कि बिहार के अंदर ही स्थित है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट यहाँ से बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। लेकिन जो बिहार दोस्तों वहाँ पे जब मौर्य वंश यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश यानी दोस्तों महागुप्त, व अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज किया दोस्तों। आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करी जाए। छठी और पांचवी यानी कि ईसा सदी में ईसा पूर्व में यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ, यानी कि बौद्ध यानी छठवीं जो ईसा पूर्व दोस्तों यहाँ पे यानी कि जो है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। तो बाद बौद्ध धर्म तथा चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँचे, यानी कि जो बाद में जो बौद्ध धर्म जो चीन होते हुए दोस्तों वो रास्ते में जापान में भी जा पहुंचा, यानी कि यहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यहीं से 6वीं और 5वीं सदी में हुई थी, और ईसाई भी यहीं से हुए थे दोस्तों। और इससे जो बौद्ध धर्म जो चीन और जापान चीन से होते हुए रास्ते में जापान तक जहाँ पहुंचा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म दोस्तों, वहाँ पे ही दोस्तों आपको दलाई लामा जो है दोस्तों वो नेपाल, वो उसी तरीके से दोस्तों चीन में ही जाकर दोस्तों जापान के चीन जाते हुए रास्ते में जापान तक भी ये पहुँच गया दोस्तों। अब बात दोस्तों 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना अधिक यानी कि एग्जाम क्वेश्चन ध्यान, 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी जो 12वीं जब सदी आई दोस्तों, तो बख्तियार जो खिलजी था यानी कि जो बहुत बड़ा शासक था, उसने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो चाहिए दोस्तों।
अब बात करें दोस्तों, जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब बिहार नाम पुनः प्रकाश में आए और यह अधिक दिनों तक नहीं रहा दोस्तों। जब शेरशाह सूरी ने जब 16वीं सदी में, जब कब से दोस्तों 16 एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह, जब दिल्ली के जब उस समय के कौन से दोस्तों मुगल बादशाह कौन थे, जब शेरशाह सूरी के समय दोस्तों, तो उस समय दोस्तों हुमायूं को हराकर मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में। एग्जाम क्वेश्चन इसी तरीके पूछे जाएगा कि किसने किसको कौन सी सदी में हरा दोस्तों, तो वो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करता था। बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया जब दिल्ली पर सत्ता कब्जा किया, उसके बाद यह अधिक दिनों तक नहीं रहा। कौन? जब शेरशाह सूरी। तो पुरातन काल में यानी दोस्तों प्राचीन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती, यानी दोस्तों बिहार जो है वो देश की यानी कि इस देश की जो व्यापारिक जो राजधानी वो हुआ करते। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ यानी कि दोस्तों सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग तथा साक्य प्रदेश, सब्जी, बिज्जी और जनका से हुआ करते। नहीं दोस्तों, ये जो बिहार प्राचीन काल में बिहार क्या था, व्यापारी राजधानी हुआ करती थी वो भारत की दोस्तों। और उसी समय दोस्तों यानी जो व्यापार 40% यानी लगभग 40% जो है भाग दोस्तों, वो यानी कि इसी के अंदर बिहार के पटना में जो बिहार है उसके अंदर हुआ करता। और उसमें मगध हुआ, वैशाली हुआ, मिथिल हुआ, विदेह हुआ, अंग हुआ, साक्य प्रदेश, विज्जी, ये जो दोस्तों ये है दोस्तों ये सभी यहाँ पे ये हुआ करता दोस्तों, यानी कि यहाँ से यानी कि इनका व्यापार हुआ करता, जनका से हुआ करता। अकबर ने जब दोस्तों अकबर ने बिहार पर कब्जा कर दिया, नहीं तो जब हुमायूं पर जब अकबर आया दोस्तों, तो अकबर ने बिहार पर कब्जा कर बिहार का बंगाल में विलय कर दिया है। और इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई और बिहार की अतीत गौरवशाली रही। यानी दोस्तों यानी कि जो बिहार था उस समय दोस्तों अकबर ने क्या किया, बिहार को बंगाल को हाथ सौंप दिया और वहाँ पे विलय कर दिया। और जो बंगाल के जो नवाब थे, चाहे उससे दौल्ला हुआ, नवाजुद्दौला हुआ, ये सब जो वहाँ पे जो लगभग 8-10 जो नवाब हुए दोस्तों, वहाँ पे उनके हाथों में बिहार चला गया दोस्तों। और वहाँ पर जाकर दोस्तों बिहार ने वहाँ पे हाथ में चली गई और बिहार का अतीत गौरवशाली रहने की जो बिहार का जो प्राचीन काल का जो अतीत है दोस्तों, वो काफ़ी गौरवशाली रहा। और बंगाल में रहकर भी उसने काफ़ी मतलब वो बिहार के जो अपनी जो बिहार का जो सत्ता थी दोस्तों, वो काफ़ी ऊंचाई पर रही और वहाँ पे ये अतीत गौरवशाली रहा दोस्तों। अब दोस्तों बात करें एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता, यानी पुरातन प्राचीन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया कर दोस्तों। भले चाहे वो 28 नंबर पर हमारे भारत जो बिहार दोस्तों 28 नंबर पर वो साक्षरता दर में 28 नंबर पर, लेकिन जो प्राचीन काल में जब पुरातन काल यानी जो प्राचीन काल में लोग जहाँ जो दुनिया भर के जितने भी लोग थे वो वहाँ पे आया करते दोस्तों, यानी वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आया करते दोस्तों। और वहाँ पे काफ़ी शिक्षा ग्रहण करते थे दोस्तों, बाहर से आकर लोग बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण करते, ये प्राचीन काल में देखा गया। और प्राचीन काल की ये काफ़ी मतलब शिक्षा का केंद्र रहा दोस्तों। अब 1912 में दोस्तों लगभग 1912 जब बिहार से बंगाल से विभाजन हुआ दोस्तों, तो फलस्वरूप बिहार नाम राज्य का अस्तित्व आया नहीं। जब बंगाल के बाद जब बिहार जब 1912 में जब अलग हुआ दोस्तों, 1912 में जब बिहार अलग हो गया किससे? बंगाल से। दोस्तों अकबर ने क्या किया, बंगाल को बिहार को बंगाल में वो विलय कर दिया, जिसके बाद बंगाल के नवाबों ने काफ़ी उसके ऊपर यानी वहाँ पर उसका राज किया दोस्तों। फिर भी वो गौरवशाली रहा दोस्तों, क्योंकि बिहार काफ़ी ऊंचाई पर अपने हर केंद्र में आगे रहा दोस्तों। और उसने जब 1912 में जब बंगाल का विभाजन जब हुआ दोस्तों, तो उस समय दोस्तों बिहार का नाम राज्य अस्तित्व आया दोस्तों, पहले बिहार का नाम अस्तित्व नहीं था दोस्तों। 1936 में क्या हुआ दोस्तों, उड़ीसा से इससे अलग कर दिया गया। उड़ीसा जब हुआ दोस्तों, अब एग्जाम में क्वेश्चन कि उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 में उड़ीसा अलग हो गया दोस्तों। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, किससे हुआ? बंगाल से। एग्जाम क्वेश्चन में किससे उड़ीसा अलग हुआ, तो बंगाल से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि दौरान यानी 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खिलाने खंड घटनाओं में से एक गिना जाता है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। किसको? बिहार को। किसके? चंपारण के विद्रोह को। बिहार के जो चंपारण विद्रोह जो हुआ दोस्तों, चंपारण विद्रोह सन 1917 में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ इसमें बगावत फैलाने में ये बिहार का चंपारण विद्रोह इसमें अग्रणी यानी सबसे आगे माना जाता है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान है। स्वतंत्रता के बाद बिहार एक और विभाजन हुआ जिसका नाम 2000 में झारखंड राज्य से अलग, यानी कि जो बिहार के बाद उड़ीसा तो 1936 में हो गया दोस्तों, लेकिन बाद में जब 2000 आया दोस्तों, तो झारखंड बिहार से अलग हो गया। और इसी अब एग्जाम क्वेश्चन बिहार झारखंड कब से अलग हुआ था, किससे हुआ था, तो बिहार से हुआ दोस्तों। सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में इसका विभाजन हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लेकिन बंगाल जो बिहार दोस्तों वो बंगाल से अलग हुआ था। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। अब भौगोलिक तौर पर यानी भौगोलिक यानी कि जैसे भौगोलिक यानी ज्योग्राफी के आधार पर दोस्तों तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? यानी भौगोलिक आधार पर किस भागों को 3 भागों में बांटा जाता है? उत्तर का पर्वतीय तराई भाग यानी जो उत्तर का जो एरिया है दोस्तों, उत्तर का एरिया आपको तराई भाग में मिला जाएगा दोस्तों। मध्य का भाग विशाल मैदान में तथा दक्षिणी भाग किनारे पहाड़ी किनारे दोस्तों। उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों पहाड़ी यानी पर्वतीय वो हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऊपर का जो नेपाल का एरिया है दोस्तों, आपको पर्वतीय मैदान मिल जाएगा। मध्य का विशाल
विशाल मैदान, जहाँ पे खुद बिहार दोस्तों जो नीचे तो दक्षिणी का पहाड़ी किनारा दोस्तों, झारखंड का जो नीचे का एरिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उत्तर में तो नेपाल आ गया है और नीचे दोस्तों नेपाल, इधर झारखंड दोस्तों, इधर पश्चिम बंगाल दोस्तों, इधर क्या है उत्तर प्रदेश दोस्तों, ये ऊपर हम पढ़ चुके दोस्तों। तो दक्षिण का पहाड़ी किनारा नीचे आ जाएगा दोस्तों। अब नीचे बात करें दोस्तों कि राज्य के मुख्य उद्योग की बात करें तो मुंगेर का सिगरेट कारखाना, क्योंकि दोस्तों राज्य के मुख्य उद्योग, हर एक राज्य का अलग अलग उद्योग होता है दोस्तों, और अलग अलग कारखाने होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियाँ होती है दोस्तों। तो मुंगेर दोस्तों, वहाँ पे मुंगेर एक देश, वहाँ पे एक स्थिति, एक स्थान का नाम है दोस्तों मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा एम चावल आटा आदि के निर्माण, मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री भी दोस्तों, मुंगेर में जबाल खाना में रेल कारखाना, वहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम रेल कारखाना मिलेगा, जैसे एशिया प्रसिद्ध रेल करें और कारखाना जमालपुर, एग्जाम भागल में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये सारे जो कारखाने एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भागलपुर में शिलक उधार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और भागलपुर में शिल्क उद्योग, यानी कि भागलपुर में जो है वो शिल्क उद्योग दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला। प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति जो हुए सन 1957 से लगा दोस्तों सन 1951 से लगा सन 1956 तक, जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म बिहार में ही हुआ दोस्तों, यानी कि वहाँ का उनकी जन्मस्थली बिहार में स्थित नालंदा में ही माना जाता है दोस्तों। बिहार में स्थित नालंदा दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यानी कि बिहार का जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, यानी कि गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। बात करें दोस्तों, यानी कि इसके आगे की बात करें दोस्तों, यानी कि आप बिहार वो पवित्र भूमि, यानी कि बिहार वो पवित्र यानी कि शुद्ध भूमि, जहाँ पर माँ सीता की जन्मभूमि, यानी कि माता सीता का भी जन्म वहीं बिहार में हुआ था दोस्तों। वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि ही वहीं बिहार के अंदर मानी जाती है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध, जिसका बोध गया नाम से जाना जाता है। बिहार तो वो जगह जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कीलू नदियाँ आदि बहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नदियों से क्वेश्चन, कौन सी नदी वहाँ बहती है, कहाँ को क्या क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। गंगा भी बहती है, बागमती बहती है, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, ये घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कीउल नदी आदि वहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन को ध्यान रखना। बिहार का इतिहास दोस्तों, बिहार का इतिहास के बारे में बात करें, यानी कि बिहार का हिस्ट्री क्या रहा है, तो बिहार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों, इसके बारे में बात करें दोस्तों। बिहार का इतिहास क्या है, यानी इसकी हिस्ट्री क्या, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदय ने की। तो अब एग्जाम क्वेश्चन की पाटलिपुत्र, जो जिसका नाम बिहार का नाम पहले पाटलिपुत्र था, और दोस्तों पाटलिपुत्र जो दोस्तों उसका नाम जो है स्थापना जिसने किसने की दोस्तों, तो ये दोस्तों की थी दोस्तों बिहार उदयन जो है दोस्तों, वो एक यानी कि ये गुप्त शासक था दोस्तों। पाटलिपुत्र उज्जैन ने की थी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन में की। इसमें दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, जिसमें दोस्तों संगति जो आयोजन जो कालाशोक, जो कि अशोक के समय का अशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा केंद्र तक्षशिला, जो मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा जो केंद्र तक्षशिला, यानी कि वहाँ पे एक नालंदा तक्षशिला में स्थित है, और ये तक्षशिला था। तो अशोक के शिलालेख प्रयुक्त प्राकृत में जो अशोक के जो शिलालेख जो वहाँ पे मिले दोस्तों, वो एग्जाम क्वेश्चन कौन से अशोक के जो शिलालेख वो कौन सी भाषा में मिला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पाली एग्जाम में जो विकल्प यानी कि जो ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों, वो पाली में आ सकते हैं, प्राकृत में आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, या फिर जो हिंदी में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्राकृत की जो भाषा, वो भाषा कौन सी दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान कोशिश करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उसकी भाषा प्राकृत थी, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें आगे बढ़े दोस्तों, जिसमें दे रखा दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है, राजनीतिक पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, यानी कि दोस्तों पाटलिपुत्र जो बिहार है उसको नगर प्रशासन, जो सिविल कार्य दोस्तों, जो प्रशासन दोस्तों, वो सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है किसमें दोस्तों, इंडिका में। जो मेगास्थनी के द्वारा लिखी थी, जो मेगास्थनी दोस्तों वो एक लेखक था दोस्तों, पुस्तक जिसके नाम इंडिका। दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं कि मेगास्थनी की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है, और या ये पूछ सकते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनी से दोस्तों। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, यानी कि जो आजीवक जो संप्रदाय था जो बिहार में उत्पन्न हुआ दोस्तों, जिसका नाम बिंदुसार। एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछते, बिंदुसार जो था दोस्तों, बिंबिसार अलग होता है दोस्तों और बिंदुसार अलग होता है दोस्तों। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो वो बिंदुसार था। और अगर ये क्वेश्चन पूछा कि बिंदुसार कौन से जीवक का संप्रदाय था, तो वो आजीवक संप्रदाय का, वो कौन सा संप्रदाय का था, तो आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी, या वो भव किसको मानता था, वो आजीवक संप्रदाय के जितने भी उसमें जो उसके जो उसकी शिक्षा हुई, उसका जो धर्म हुआ, उसकी जाति, जितनी भी जो आजीवक संप्रदाय में आती है दोस्तों, वो अनुयायी उसका ही धर्म को मानता था। तो अशोक अभिलेखों को सर्वप्रथम जन्म जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक सन 1917 में इसको पढ़ा था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों। किसने, जेम्स प्रिंसेप। जो अशोक की जो शिलालेख जो प्राकृत भाषा में मिले थे दोस्तों, सर्वप्रथम जब जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक इसको पढ़ लिया था कि ये इसमें ये लिखा है दोस्तों, ये बातें इसमें लिखी, ये
जानकारी इसमें लिखी है दोस्तों। ये जेम्स प्रिंसेप ने सन 1917 में इसको पढ़ लिया था दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के स्थापना की। पुष्यमित्र जो शुंग था दोस्तों, यानी जो पुष्यमित्र जो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग ही था और शुंग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। और आर्यभट्ट ने दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आर्यभट्ट ने, ये सब बिहार की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही दोस्तों, सारी बिहार में जो घटनाएं घटी सारी बिहार में घट रही है, सारी वहाँ पे ही ये जो घटनाएं घटी वो सारी वहीं पे हुई है। आर्यभट्ट जो एक महान जो गणितज्ञ थे, जो उन्होंने गुप्त काल में आर्यभट्ट है सूर्य सिद्धांत की जो स्थापना हुई वो भी बिहार में ही गुप्त काल में, यानी कि इस काल में गुप्त काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो गुप्त में आर्यभट्ट एवं सूर्य ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, रचना की सूर्य सिद्धांत की रचना की दोस्तों। अब एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा कि आर्यभट्ट ने कौन कौन से सिद्धांत की रचना की, तो आर्यभट्ट की दोस्तों और सूर्य सिद्धांत की रचना की स्कंदगुप्त ने होनों को पराजित, यानी जो अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि इसके किसने होनों को हराया, तो स्कंदगुप्त ने हराया और पराजित किया था। शेर शाह ने कबूलियत दोस्तों, शेर शाह ने कबूलियत तो पट्टा प्रथा, यानी जो शेर शाह सूरी था दोस्तों, जो कि मुगल शासक था दोस्तों, शेर शाह ने कबूलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत वहीं से की दोस्तों। आपको ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ दोस्तों। ये भी वहाँ पे 28 कौन सा हुआ था, क्योंकि दोस्तों लगभग 37 अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए हैं दोस्तों, उसमें 28वां जो अधिवेशन जो भारत के जो बिहार के बांकीपुर में हुआ दोस्तों। वहीं के दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की समय जयप्रकाश नारायण ने सन 1934 में की थी दोस्तों। बिहार एक सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों, इसकी समय जयप्रकाश नारायण ने सन 1934 में कब थी दोस्तों, सन 1934 में वहीं पे की दोस्तों। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून एग्जाम ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना दोस्तों 1916 में हुई दोस्तों, यानी पटना जो उच्च न्यायालय, जो पटना का जो उच्च न्यायालय जो है जो हाईकोर्ट बोला था 1916 में वहाँ पे हुई दोस्तों। और बिहार क्षेत्र की जो सर्वप्रथम जैसे जो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, यानी जो बिहार क्षेत्र की जो सर्वप्रथम जो चर्चा है, यानी जो सर्वप्रथम जो चर्चा यानी जो बिहार की जो भी क्षेत्र की जो शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों, उसमें ये एक जो जिसे ऋग्वेद होता है अर्थवेद होता है, उससे एक शतपथ एक ब्राह्मण में मिलती है दोस्तों। महावीर का जन्म कुंडग्राम, यानी महावीर भगवान जो महावीर जो जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थकर हुए दोस्तों वो हुए दोस्तों, यानी कि महावीर पार्श्वनाथ हुए दोस्तों। लेकिन जो महावीर जो है जिनका जन्म स्थान कुंडग्राम जो बिहार में ही, इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अशोक के शासनकाल में, यानी कि जो अशोक के जो शासन में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, यानी जो अशोक जो काल अशोक जो हुआ दोस्तों, शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जो बिहार के अंतर्गत ही स्थित हुई दोस्तों। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष प्रथम बिंबिसार का, यानी कि जो मगध जो साम्राज्य जो बिहार का जो मगध जो साम्राज्य दोस्तों उत्कर्ष जो बिंबिसार के अधीन, यानी एग्जाम क्वेश्चन पूछे मगध का जो साम्राज्य दोस्तों वो किसके प्रारंभ है, किसके शासन में प्रारंभ हुआ था वो साम्राज्य, तो बिंबिसार, जो कि एक गुप्त यानी एक ये दोस्तों एक ये मेरे ख्याल से दोस्तों मगध यानी कि दोस्तों ये मगधों का साम्राज्य बिंबिसार मगध वंश का शासक था दोस्तों, बिंबिसार के अधीन हुआ था। तो मेगस्थनीज के जो 315 में पाटलिपुत्र में आ गए जो मगध जो मेगस्थनीज जिसके नाम इंडिका है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हमें उसके बारे में नहीं कि जो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है मेगस्थनीज की जो इंडिका में दोस्तों 315 में कब एग्जाम क्वेश्चन कब आया दोस्तों वो, तो एग्जाम क्वेश्चन 315 में आया था। और पाटलिपुत्र में आगमन कहाँ पर डायरेक्ट बिहार में आया था, इसका नाम पूरा नाम पाटलिपुत्र था। और मेगस्थनीज को सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, यानी कि मेगस्थनीज जो सेल्यूकस उसका जो उत्तराधिकारी था, उस चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक शासक एक सैनिक था उसको सेल्यूकस था, उसने दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने यानी कि सेल्यूकस ने ये एक चीन का एक मिनी विदेशी शासक था। और मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में लेखक कौटिल्य थे, यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक है दोस्तों, एग्जाम पूछने के लिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो कौटिल्य थे दोस्तों। धर्मपाल ने विद्या को प्रथम से देने को विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल जो हमारे जो उज्जैन के अंदर जो उज्जैन है दोस्तों, उज्जैन के अंदर जो दे रखा है, यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना सन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में धर्मपाल ने की थी। विद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल जो कि बिहार का एक शासक था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूब-ए सदी नामक से प्रसिद्ध है, यानी बिहार के जो सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं मखदूम साहब, जो कि पत्रों का एक संकलन मकतूब, यानी कि उनके जो मकतूब एक संकलन किया गया नाम है दोस्तों, यानी कि एक संकलन की बुक है दोस्तों, सदी नाम से प्रसिद्ध है, यानी मकतूब-ए सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी कि जो सूफी संप्रदाय, यानी कि इसी सूफी संप्रदाय जो फिरदौसी है जो कि फिरदौसी ने जैसे बाबरनामा लिखी, तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है कौन, फिरदौसी, जो कि एक सूफी संप्रदाय का एक शासक था, यानी सूफी संप्रदाय का एक
मानने वाला आदमी था दोस्तों। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए नहीं कि बिहार में तुर्क सत्ता यानी कि तुर्क सत्ता की स्थापना सन 1198 में हो गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता, ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए। मिथिला में कर्नाटक शासक की राजधानी सिमरावगढ़ थी, यानी कि दोस्तों मिथिला के कर्नाटक शासक जो मिथिला यानी कि वहाँ एक स्थान दोस्तों, वहाँ कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़। एग्जाम क्वेश्चन की कर्नाटक शासकों की राजधानी कौन थी? तो वो सिमरावगढ़ थी दोस्तों। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे, यानी जो कर्नाटक जो वंश था उसके शासक जो वो हरि सिंह थे दोस्तों। आपको ध्यान रखना, शेरशाह द्वारा अफगान शासक पुनः स्थापना कन्नौज, यानी कि जो शेरशाह द्वारा जो अफगान जो शासन की पुनः स्थापना कन्नौज 1540 में पश्चात हुई। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, 1540 के पश्चात में हुई दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है दोस्तों। 1540 में कब हुई थी? तो 1540 में हुई थी। आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह, यानी कि दोस्तों 1540, ये ध्यान रखना, शेरशाह द्वारा, किसको? शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनः, यानी कि जो अफगान जो शासन था, अफगानी जो शासन पुनः जो कन्नौज युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1540 में हुआ था ये तो, और पश्चात हुई थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान सन भी ध्यान रखना, और कन्नौज युद्ध भी याद रखना कब हुआ था? 1540 में। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म वो भी 1666 में बिहार में ही हुआ था, जिसका नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना, सिख धर्म सर्वप्रथम बिहार का ब्राह्मण गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म गुरु सर्वप्रथम गुरु नानक जो थे दोस्तों, उन्हें गुरु नानक जो प्रथम जो गुरु थे, उन्होंने सिख गुरु ने सर्वप्रथम जो बिहार का जो गुरु ब्राह्मण यानी बिहार का जो ब्राह्मण यानी वहाँ का जो घूम फिर कर जो वहाँ पर अनुभव किया दोस्तों, वो ब्राह्मण गुरु नानक ने किया था। मुगल सम्राट का जो शासक आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको बंगाल बिहार उड़ीसा से देना थे, यानी कि मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहारी व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। किसने किया था? मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय ने। किसको किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली और बिहारी व उड़ीसा की दीवानी व अधिकार प्रदान किसको किया था? बंगाली और उड़ीसा दोनों को, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी का अधिकार प्रदान ईस्ट इंडिया को दे दिया था। किसने दिया था? तो वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था दोस्तों। सैयद अहमद बहावी आंदोलन के भारत यानी जो बात करें सैयद अहमद, यानी जो सैयद अहमद जो है दोस्तों, वो आप एग्जाम क्वेश्चन पूरा ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, सैयद अहमद दोस्तों वो बहावी आंदोलन के का भारत में संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन इसी तरीके से कि बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन माने? तो वो बहावी सैयद अहमद जो है दोस्तों वो माने ज़्यादा। एग्जाम क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920, यानी जो मजरुल जो हक तो उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 की स्थापना की थी। मगध प्रारंभिक राजधानी राजगीर, यानी जो मगध की जो राजधानी जो आरंभिक राजधानी तो लाहौर थी, राजगीर थी दोस्तों। यानी जो मगध बिहार में थी और मगध की राजधानी राजगीर थी दोस्तों। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया दोस्तों, यानी कि जो मगध के साम्राज्य में जो कलिंग यानी कि वहाँ का एक दोनों स्थलों को मिला दिया मगध साम्राज्य में, और कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किसने किया दोस्तों? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने किया दोस्तों? महापद्मनंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर, यानी कि जो आर्यभट्ट जो गणित जो सूर्य सिद्धांत और जिसने आर्यभट्ट नाम से जो पुस्तक लिखी थी गणित जो कि सूर्य सिद्धांत और एक आर्यभट्टी नाम से पुस्तक लिखी, जिसका नाम आर्यभट्ट का पाटलिपुत्र नगर से ही इनका संबंध है, जिसे अपन ऊपर पढ़ चुके दोस्तों। यानी कि जो बिहार के जो है दोस्तों, यानी कि जो आर्यभट्ट जो ऊपर हम पढ़ चुके, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में जो आर्यभट्टी और सूर्यभट्ट सिद्धांत दोनों ने जो दिया था दोस्तों, वो उनका जो रचना की थी वो दोस्तों, यानी कि कहाँ पे की दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों ये बिहार में ही की थी, और उन्होंने आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दोनों को उन्होंने ये कहाँ पे किया दोस्तों? आर्यभट्टी सिद्धांत सूर्य सिद्धांत की रचना की थी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, नहीं आगे यानी कि दोस्तों ये सब ये किसका वहाँ पर जो है दोस्तों, यानी कि उसका जो उनका संबंध दोस्तों वो किससे है? तो दोस्तों ये बिहार के पाटलिपुत्र से ही। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना जो बख्तियार जो खिलजी था दोस्तों, उसने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी दोस्तों। मोहम्मद नुहानी बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की, मोहम्मद नुहानी दोस्तों बिहार में जो तुर्क शासन की स्थापना किसने की दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी, और मोहम्मद नुहानी एक बिहार में ही नुहानी, यानी कि नुहानी से ध्यान रखना, ये तुर्क शासन तो बख्तियार खिलजी ने की थी, और जो नुहानी है, नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना मोहम्मद नुहानी ने की थी। दोनों का अलग अलग स्थापना की है, अलग अलग शासन की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो नुहानी राज्य की स्थापना किसने? मोहम्मद नुहानी ने की थी। सासाराम में शेरशाह का प्रयोगशाला, यानी कि जो सासाराम जो शेरशाह सूरी का प्रशासनिक जो शासक का जो प्रयोगशाला रही वो सासाराम शेरशाह का ही रहा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है स्थान है सासाराम, और शेरशाह जो कि एक मुगल साम्राज्य का एक शासक था दोस्तों, वो उसने प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है दोस्तों। दाऊद खां कर्रानी
बिहार का अंतिम अफगान दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अफगानी का जो है बख्तियार खिलजी ने अफगान की स्थापना की थी। अफगानी की जो ऊपर हम पढ़ ही चुके दोस्तों, यानी ऊपर जो दे रखा है दोस्तों, यानी कि आप देखेंगे यानी दोस्तों यहाँ पे जो अफगानी जो है दोस्तों, वो अफगान की जो हमने ऊपर पढ़े हैं दोस्तों, यानी अफगान की स्थापना किसने की दोस्तों, अफगानी है दोस्तों वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। हम क्यों डबल बताने का मतलब मेरा यही है दोस्तों, यानी कि आपको पता चले कि अफगान की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपको यानी कि इसके अंदर आपको पता चल जाएगा दोस्तों, यानी किसने की थी अफगानी की स्थापना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आप इसमें अफगान की स्थापना दोस्तों साहब एक मगर संघ ये सारा दे रखा है, सिमरा स्थापना फोटो से आप ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों हम ऊपर पढ़े थे दोस्तों, वैसे थोड़ी देर पहले हमने कहाँ पढ़ा था, वो अफगान की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे यानी दोस्तों यहाँ पे आप यानी कि जो शासक ये दाऊद खान जो कर्रानी है दोस्तों, जो दाऊद का जो अफगान जो सुल्तान था वो अंतिम शासक था कर्रानी, जिसका नाम दाऊद का कर्रानी ध्यान फोटो भी बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दोस्तों, आप ध्यान रखना। राजा सीताबरोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था, यानी कि राजा सीताबरोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था, ये वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो राजा सीताबरोय बिहार का, यानी जो नाम भी याद रखना, राजा सीताबरोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। नायब यानी कि जो यानी कि सिविल एक अधिकारी था, नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम जो बंगाल जो शेरशाह सूरी जिसका बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये इसने ही दोस्तों यानी कि बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम दोस्तों मीर कासिम था, और उसने मुंगेर को यानी बिहार की एक मुंगेर है दोस्तों उसका यानी उसको अपना राजधानी बना, आपको ध्यान बन सकता है, तो आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल जो उसमें ब्रिटिश सरकार भी हुआ करती दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस समय बिहार में गोलघर निर्माण हुई। गोलघर का गोलकुंडा नाम से एक स्थान दोस्तों, वहाँ पे गोलघर नाम से ये हुआ था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ये सारे दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स आए, कहाँ किसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या नाम है, किसने कितना शासन किया, किसने कहाँ शासन किया, किसके सामने किसने की, कौन किस संप्रदाय का था दोस्तों, सारा आपको यानी कि ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। सारा इसके अंतर्गत दे रखा है कि चीज को हमने अच्छी तरीके से कवर किया है। इसमें आपको क्या क्या किस सामने किसने की, कौन किसका शासक रहा, क्या क्या कहाँ पे कौन सी सन में क्या था, सारा इस वीडियो में हमने टॉपिक्स वाइज हम चलते जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है, और क्या क्या इसमें किसने क्या क्या किया है, और क्या क्या इसकी राजधानी रही है, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है, नहीं तो सारा आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते दोस्तों। अब 1917 सारे सन भी ध्यान रखना। 1917 में चंपारण गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ, क्योंकि दोस्तों जैसे वो वहाँ दक्षिण कोरिया से जब बिहार आए थे दोस्तों, जो शुरुआत की दोस्तों वो चंपारण सत्याग्रह से ही उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों, जिसका नाम 1917 में हुआ था। और गांधी बिहार में पहली बार उनका आगमन हुआ था दोस्तों। कहाँ से आए थे वो? दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। स्वामी सदानंद किसान आंदोलन के नेता, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। जो स्वामी जो सदानंद वो किसके आंदोलन के नेता दोस्तों? तो वो सदानंद किसान आंदोलन के नेता, किसान जो आंदोलन हुआ था दोस्तों स्वामी सदानंद उसके नेता जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों, 1912 में बिहार एक अलग प्रांत, 1912 में ऊपर पढ़ ही लिया दोस्तों, स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बन गया। और 1936 क्योंकि दोस्तों 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, यानी बिहार में उड़ीसा और दोनों का विभाजन हो गया। तो मोहम्मद यूनुस 1937 में, यानी मोहम्मद जब यूनुस 1937 गठित सरकार बना थे प्रथम, यानी मोहम्मद यूनुस जो 1937 जब 36 के बाद 1937 गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किसके थे दोस्तों? वो बिहार के थे। तो आपको ध्यान रखना, भारत के प्रथम यानी कि जो बिहार के ध्यान कोशिश करनी चाहिए, ध्यान रख बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो मोहम्मद जो यूनुस थे दोस्तों, वो 1937 में कौन से 1937 में जब 36 बार तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहम्मद यूनुस बने। तो आपको ध्यान रखना। पीर अली ने पटना में, यानी पीर अली एक जो है दोस्तों, यानी कि जो वहाँ पे एक पटना एक स्थान है दोस्तों, पटना, और पीर अली एक शासक का नाम, पटना क्रांति का नेतृत्व किया किसने? 1857 की जो क्रांति हुई दोस्तों, जिसका नाम स्वतंत्रता संग्राम जो है दोस्तों वो माना जाता है। 1857 क्रांति का नेतृत्व 19 किया था दोस्तों। वहाबी नेता अहमद, यानी कि जो वहाबी नेता, इसके भी दोस्तों अफगान नेता हुए, वहाँ में मुगल साम्राज्य भी हुआ दोस्तों। इसमें ब्रिटिश सरकार का भी काफ़ी इसमें यहाँ पे उन्होंने बंगाल और बिहार, उन्होंने बिहार को बंगाल में मिला दिया था दोस्तों। उसके बाद जैसा 1912 में अलग ये राज्य बन गया दोस्तों, बंगाल से अलग राज्य बन गया। और दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी,
ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पे अपना यानी कि कोठरियाँ बनाई और यहाँ पे उन्होंने राज किया दोस्तों। ठीक उस तरीके से वहाबी नेताओं में यानी कि जो यहाँ पे वहाबी नेताओं ने अहमदुल्ला आजीवन कारावास की सजा मिली। जो अहमदुल्ला जो वहाबी नेता के एक अहमदुल्ला जो आजीवन कारावास की सजा दी गई थी दोस्तों, मिली थी, यही के वो नेता थे दोस्तों। 1908 में मुजफ्फर बम कांड में किंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयास किया, यानी 1908 में जो मुजफ्फरनगर दोस्तों बम कांड, जब अब एग्जाम क्वेश्चन की कौन मुजफ्फर कांड का जो हत्या का वो बम कांड का हुआ तो सन 1908 में हुआ दोस्तों। और किस मुजफ्फर कब हुआ दोस्तों, किंग स्पोर्ट की हत्या, यानी कि जब सन जो ब्रिटिश सरकार के जो जिससे एक अध्यक्ष तो दोस्तों, यानी कि ये जो है दोस्तों वो एक अधिकारी थे जिसके किंग स्पोर्ट को हत्या का प्रयास मुजफ्फर बम कांड में ही हुआ था और वहाँ पे उनका हत्या करने की कोशिश की गई थी वो बम के द्वारा। तो इससे 1908 में बम कांड हुआ, बन सकता था, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते दे रखा दोस्तों, हम देख सकते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत मुजफ्फरनगर, ये सारा आपको ये सन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मुजफ्फर बम कांड में अभियुक्त खुदीराम बोस को फांसी, यानी कि जो मुजफ्फर उसमें दोस्तों खुदीराम बोस भी थे दोस्तों, उसको फांसी दी गई। अभियुक्तों में मजहरुल हक बिहार में होम रूल यानी होम रूल के जो बिहार के संस्था होम रूल के संस्था माना वो कौन माना जाता दोस्तों, तो मजहरुल हक बिहार के होम रूल लीग के जो वो स्थापना आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ध्यान में कोशिश कर, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़े, इसमें दे रखा दोस्तों कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो मजरूल हो बिहार में होम रूल लेके मजरूल हक को 1914 में, कब दोस्तों 1914 में दोस्तों कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य बनाया गया दोस्तों। यानी जब कांग्रेस जो हुआ दोस्तों, यानी जो मजरूल जो हक दोस्तों उनको 1914 में कांग्रेस द्वारा किसके द्वारा सन 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य बनाया गया दोस्तों। और यही होम रूल के संस्थापक बिहार में थे दोस्तों। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का कहाँ हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में कब हुआ, 1919 में और कहाँ हुआ था, ये बिहार में, और क्या नाम था, खिलाफत आंदोलन। ये दोस्तों ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें दोस्तों, उसमें हुआ है। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन भी यहीं से हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहीं से हुई थी, तो बिहार में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, 1920 में ये गांधी जी द्वारा हुई थी दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद बिहारी प्रेसिडेंट गठन जो प्रथम राष्ट्रपति हुए दोस्तों, जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो राजेंद्र प्रसाद बिहारी छात्र परिषद का, यानी कि छात्र परिषद का गठन किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, यानी कि दोस्तों बिहारी विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में, यानी जो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों, तो ये बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये सन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। विद्यापीठ का जो 6 फरवरी कब हुआ था, 6 फरवरी 1921 में हुआ था। एग्जाम क्वेश्चन सन भी पूछा सकते हैं। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना उद्घाटन जो 6 फरवरी 1921 को बहुत बन सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बिहार में स्वराज दल का, यानी कि बिहार में जो स्वराज दल जो हुआ था उसमें जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, सन 1923 में हुआ था। आपको ध्यान रखना, बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते, आप ध्यान रखना है। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ सन 1923 में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 1929 बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सन 1923 के बाद सन 1900 स्वराज दल का तो बाद किसान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों, जिसका जो किसान आंदोलन के जो नेता थे वो स्वामी सहजानंद जो 1929 में हुआ था दोस्तों। स्वामी सहजानंद सर से बिहार में किसान सभा का संस्थापक ही थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त यानी भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो गोलीकांड प्रथम जो क्रम में पटना से गोलीकांड, यानी वहीं से 11 अगस्त 1942 को हुआ कि मध्यकाल में पटना का निर्माण शेरशाह मध्यकाल जब शुरू तो पटना का जो नवनिर्मित पटना को नवनिर्मित काम करने वाला इंसान जो था वो शेरशाह था। और उसने दोस्तों यानी कि शेरशाह सूरी ने इसका नवनिर्माण बनाया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, यानी दोस्तों इसके अंदर यानी कि जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की बातें बोध गया में हुई थी, ये सब जानते हैं दोस्तों। अब बस विष्णु मंदिर जो बोध गया में इससे स्थापित, यानी विष्णु पद मंदिर जो है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों बोध गया में ही बन सकते दोस्तों। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध, यानी सासाराम दोस्तों जो है दोस्तों वो सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि शेरशाह का मकबरा भी प्रयोगशाला भी वहीं रहा है दोस्तों। शेरशाह और सासाराम जो है वो मकबरा भी वहीं पे स्थित दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास, यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय दोस्तों वो उसके जो अवशेष है वो भागलपुर यानी बिहार के अंदर भागलपुर है दोस्तों, वहीं पे संत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी मकबरा पटना जिले, यानी संत सफरुद्दीन जो यहाना मनेरी का मकबरा पटना जिले में। अब एग्जाम क्वेश्चन के संत सफरुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा कहाँ से, तो
बिहार की राजधानी पटना, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते बिहार का भूगोल। दोस्तों बिहार के भूगोल के बारे में बात करें दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ ही चुके बिहार के भूगोल के बारे में दोस्तों, फिर भी आपको यानी दोस्तों फिर भी इसके बारे में एक बार और इसका यानी एक नजर डाल लेते और इसके पढ़ लेते क्या क्या दे रखा है, यानी इसका अक्षांश विस्तार क्या है, दशांतरी विस्तार क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते क्या क्या दे रखा दोस्तों। तो सारा एक बार गहराई से, अगर नहीं आप पहले आपने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं किया दोस्तों, तो एक बार और अच्छी तरीके से ध्यान देगा दोस्तों बिहार का भूगोल के बारे में, इसका जियोग्राफी यानी कि इसका जियोग्राफिकल यानी कि इसका भूगोलिक विस्तार किस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले मैंने आपको अक्षांश विस्तार उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम ग्लोब बनाकर बताया दोस्तों। दक्षिण विस्तार ये आप देशांतर यानी 24 20 50 से 27 31 15 देशांतर विस्तार दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर ये माना जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसे पूरे यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। कब से कहाँ तक है, 24 से 50 से लगाकर 27 31 15 है नहीं, एक ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी याद रखने को पूरी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। 28 17 40 अब पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखने की कोशिश की क्या क्या डिग्री में दे रखा है। आकृति दोस्तों आयताकार यानी किस तरीके से इसका भौगोलिक विस्तार बना हुआ है। क्षेत्रफल 94 163 है ना, ध्यान टॉपिक ये बन सकते, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा है दोस्तों लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि लंबाई ऊपर से नीचे तक बात करें दोस्तों, तो ये कितनी दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, ये 345 किलोमीटर कितने दोस्तों तो लंबाई से उत्तर से दक्षिण की अगर यानी कि नेपाल से लाकर अगर हम झारखंड की तब आएंगे दोस्तों, तो हमें लगभग 345 किलोमीटर मिलेगा दोस्तों, ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं। और चौड़ाई दोस्तों पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिम बंगाल से लाकर दोस्तों में उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो 483 345 483 यानी कि उत्तर से जाकर पूर्व से लाकर पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है दोस्तों, लंबाई उत्तर से दक्षिण के मुकाबले दोस्तों, आपको टॉपिक वन से आप जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों, यानी इसमें जो जिसमें दे रखा दोस्तों यानी कि चौड़ाई पूर्व पश्चिम। अब आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा दोस्तों यानी कि औसत ऊंचाई दोस्तों, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई दोस्तों आपको ध्यान रखना कितनी दोस्तों इसमें दे रखा दोस्तों, समुद्र से 52.73 मीटर इसकी जो ऊंचाई दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, तो ये समुद्र क्योंकि किसी भी स्थान की जो ऊंचाई मापी जाती है दोस्तों, कितने मापी जाती है तो ये दोस्तों ध्यान 72.53 मीटर मापी जाती है दोस्तों, कब से, समुद्र तल से दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश क्योंकि दोस्तों यहाँ एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान बहुत टॉपिक बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। औसत ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। 52.53 यानी कितना है 50 और 52.73 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों, दे रखा दोस्तों सीमा है दोस्तों, सीमा के बारे में पहले मैं ऊपर बता चुके दोस्तों। सीमा कहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ कितने मिलते, उत्तर में नेपाल 7 जिले मिलते दोस्तों, दक्षिण में दोस्तों झारखंड के 9 जिले मिलते हैं, पूर्व पश्चिम बंगाल के 3 जिले मिलते हैं, तो आप ध्यान, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश में 7 जिले मिलते दोस्तों, यानी कि ऊपर नीचे दोनों दोस्तों आपको उत्तर और जो पश्चिम दोस्तों उसमें 7 जिले मिलते हैं, और झारखंड के 9 जिले मिलते हैं, और बंगाल के 3 जिले मिलते हैं। किस तरह की याद रखें, झारखंड इसमें झारखंड आ रहा तो 9 आ रहा, थोड़ा थोड़ा 9 लग रहा है, झारखंड है तो 9 जिले, और पश्चिम में 3 वर्ड है, बंगाल में 3 वर्ड है तो 3 जिले, इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं। और दो नेपाल से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस तरीके से 7 जिले याद कर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते इसमें दे रखा दोस्तों, यानी कि जो पूर्व पश्चिम 3 जिलों से पश्चिम से उत्तर 7 जिले हो गए दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते दे रखा दोस्तों, यानी कि देख सकते हैं इसमें, और हम बिहार की जलवायु मानसून यानी दोस्तों, यानी कि यहाँ की जो जलवायु दोस्तों वो क्या है दोस्तों, मानसूनी यहाँ की जलवायु है दोस्तों, यानी मानसून के आधार पर यहाँ पे जलवायु यानी वर्षा भी यहाँ पे जलवायु के आधार मानसून के आधार पर होती है, यानी मौसम के आधार ये होती है। औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना बन सकता, ध्यान में कोशिश करनी है। औसत वर्षा दोस्तों 112 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा यानी कि सेंटीमीटर होती है दोस्तों। शुद्ध बोया क्षेत्र दोस्तों वो 54,94,662 हेक्टेयर टॉपिक हो सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और 60.40% यहाँ पे हेक्टेयर में बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शुद्ध बोया का क्षेत्र कितना है तो 56.94 यानी और हेक्टेयर दोस्तों। और बात करें दोस्तों यानी कि इसकी जो प्रतिशत की बात करें तो 60.48 का माना गया, तो आपको ध्यान को टॉपिक बन सकता है, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि शुद्ध ये हो गया दोस्तों। बात करें यानी दोस्तों गैर कृषि कार्य, यानी जो गैर कृषि यानी चाहे वो उसमें कृषि के अलावा और कार्य में लगी भूमि 16 पे, चाहे उद्योग हुआ, फैक्ट्री हुआ और कारखाने या फिर और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं भूमि के जिसमें गैर कृषि कार्य में लगी हुई 16 पॉइंट यानी हेक्टेयर में 17.37% यहाँ पे माना वो उसे गैर कृषि होगी भूमि 4,36,503 हेक्टेयर 4.64% मापा गया दोस्तों। आपको अस्थायी चारा का यानी कि जानवरों को चारा चराने की जगह जो 1836 हेक्टेयर 0.19%, विविध पेड़ और बगीचा 2,30,200 हेक्टेयर 45 यानी कि बाढ़ बगीचा यानी कि बाढ़ क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, तो जो है 64.41 लाख हेक्टेयर वहाँ पे यानी अधिकतर बाढ़ वहीं आती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है ये कितनी दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है
64.41 लाख हेक्टेयर, यानी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आप ध्यान रखना है। तो इम्पोर्ट बिहार की संरचना है उनका विस्तार दोस्तों, बिहार की जो संरचना है किस तरीके से इसकी संरचना है, उसका विस्तार क्या है, भूमि कैसी है, चट्टानें कैसी है, टर्सीय चट्टानें कैसी है, क्वार्टरनरी काल की चट्टानें कैसी है, तो सारा इसमें दे रखा है। तो धारवाड़ चट्टानें दोस्तों गया में मिलेगी, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका दोस्तों ये सभी जिलों के नाम है दोस्तों। वहाँ पे जो है दोस्तों स्थानों के नाम है, और जो वहाँ की इसका विस्तार कैसा अब टॉपिक बढ़ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विंध्यन समूह की चट्टान दोस्तों कैमूर और रहता है, यानी कि दोस्तों जो है दोस्तों वो विंध्यन समूह की जो चट्टान वो कैमूर रोहतास में आपको वहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और बात किया जाए टर्सी चट्टान पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगी, क्वार्टर काल की जो चट्टान गंगा की देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है दोस्तों। बिहार के वन के बारे में बात करेंगे कि वन कैसे है दोस्तों। बिहार के जो वन है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र 94, ये बिहार के जो वन के बारे में बात करें तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र 94 किलोमीटर भौगोलिक वन है दोस्तों। कितना है दोस्तों, तो 94,163, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र पर पढ़ी चुकी, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र वहाँ पे स्थान, यानी बिहार का क्षेत्र कितना, तो 94,163